हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, सीएससी यूसीएल टीम से नवल शर्मा सर ने आज कंप्लीट गाइड किया है कि नए गाइडलाइन के अनुसार कैसे काम करना है, किन किन प्रकार के डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करना है यूसीएल में डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय या रेजिडेंट के आधार में डेमोग्राफिक डाटा को अपडेट करते समय। तो आइए नवल सर की कंप्लीट ट्रेनिंग को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और इसी हिसाब से अब आप लोगों को यूसीएल पर काम करना रहेगा। सभी वीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं नवल किशोर शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से आधार वर्टिकल देखता हूं और आपका आज की इस मुलाकात सेशन में सभी वीएलई भाई जो इस सेशन को देख रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस मुलाकात सेशन में हम आधार से संबंधित सीएससी के द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जिसमें बेसिकली हम वीएलई मॉडल पे अपने बीएलई भाइयों के माध्यम से आधार संशोधन का कार्य करते हैं, जिसमें कि यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे बीएलई भाई सिटीजन्स के आधार में करेक्शन, नाम, जन्मतिथि, पता इत्यादि इस तरह के करेक्शंस करते हैं। साथ ही मोबाइल नंबर और मेल आईडी अपडेट इत्यादि का काम हमारे बीएलई भाइयों के माध्यम से किया जाता है। तो आज हम जो लेके आए हैं उसमें यूआईडीआई के द्वारा कुछ एक प्रोसेस चेंजेस किए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चेंज की गई है। डॉक्यूमेंट जो हम लोग लेते हैं आधार करेक्शन के टाइम पे, तो वो लिस्ट चेंज की गई और उसके साथ ही जो एनरोलमेंट फॉर्म हम लोग फिल करते हैं, तो उस एनरोलमेंट फॉर्म को फिल करते समय अब तक हम केवल एक ही एनरोलमेंट फॉर्म था उसको फिल करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, चाहे वो अपडेट करते हैं या फिर न्यू एनरोलमेंट करते हैं। लेकिन अब यूआईडीआई के द्वारा एक एज ग्रुप वाइज एनरोलमेंट फॉर्म शेयर किए गए हैं। जैसे 0 से 5 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, तो उसमें एक अलग फॉर्मेट हमको यूज करना है, चाहे हम नया एनरोलमेंट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं। ऐसे ही जो सिटीजन्स जिनका कि आधार में अपडेशन का काम करना है, उनको अगर वो 5 से 18 साल की एज ग्रुप के हैं, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मेट शेयर किया गया है और अबव 18 ईयर्स के लिए एक नया फॉर्मेट अलग से शेयर किया गया है। तो हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा जो फुल विंडो काम कर करेंगे लीजिए। उसमें। नवल स्लाइड को फुल विंडो कर लीजिए। सर हाँ, जो आपके सामने दिख रहा है फुल विंडो कर लीजिए। सर अब स्लाइड ठीक है। विजिबल है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का जो एजेंडा है उसमें हम लोग जो है एनरोलमेंट फॉर्म पे डिस्कस करेंगे कि यूआईडीआई के द्वारा जो चेंजेस किए गए, तो एनरोलमेंट फॉर्म कौन कौन से हमको यूज करने हैं किसी एज ग्रुप के लिए। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, उसमें भी यूआईडीआई के द्वारा बहुत चेंजेस किए गए हैं, तो वो उस पर डिस्कशन करेंगे। और डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोजेक्ट जो कि पिछले 3-4 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा और समझेंगे कि इसको क्यों करने की जरूरत है और उसको करते समय हम किन किन सावधानियों का विशेष ध्यान रखना है। साथ में जो कुछ एक एरर्स हम लोगों के काम करने के दौरान डॉक्यूमेंट बेस्ड या फिर और कुछ एरर्स हमारे द्वारा मिस्टेक किए जाते हैं, हो जाती हैं जाने अनजाने में, तो उस पर डिस्कस करेंगे। और उन एरर के बिहाफ पे कई बार हमारे बीएलई भाई की आईडी सस्पेंड हो जाती है और आईडी सस्पेंड होने के साथ में कुछ एक पेनल्टी है जो कि इम्पोज की जाती है यूआईडीआई के द्वारा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक और चेंज अभी यूआईडीआई ने किया है, अब तक जो भी एग्जामिनेशन हम लोग करते थे, एनएसईआरटी या फिर सीपी एग्जाम कराता है, तो वो एग्जामिनेशन में एक नया प्रोसीजर, एक अथॉरिटी लेटर की रिक्वेस्ट लेटर एनएसईआरटी ने डिमांड किया है कि जो भी ऑपरेटर अब एग्जाम करेंगे, तो उनको पहले एक कंसर्न ईए या रजिस्ट्रार से एक अथॉरिटी लेटर इशू कराना होगा। और उस अथॉरिटी लेटर को वो जो जहाँ पे एनएसईआरटी की साइड है वो अपलोड भी करेंगे। और जब भी वो अपियर होने जाएंगे एग्जाम में, तो अपियरिंग के टाइम पे उस लेटर को, हार्ड कॉपी को साथ में लेके ही वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, तब एनएसईआरटी अलाउ करेगा एग्जाम में बैठने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। जो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वैलिड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम एनरोलमेंट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे कि जो यूआईडीआई ने अभी एनरोलमेंट फॉर्म में चेंजेस किए हैं, तो वो कौन कौन से फॉर्मेट हम लोगों को यूज करने हैं। बेसिकली हमारे बीएलई भाई जो काम करते हैं वो आधार करेक्शन का काम करते हैं। तो आधार करेक्शन की बात करें तो वहां पे हमें, चूंकि हम 0 से 5 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उसमें बायोमेट्रिक कभी लिया नहीं जाता है, तो उस केस में 0 to 5 ईयर्स का जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो हमारे बीएलई भाई जो यूसीएल सॉफ्टवेयर पे यूज करेंगे, तो वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। दो एनरोलमेंट फॉर्म है दो एज ग्रुप के, जो कि एक 5 से 18 है और 18 से 18 प्लस वाला है, मतलब। तो ये दो एनरोलमेंट फॉर्म हम बेसिकली यूज करेंगे। तो एक
एनरोलमेंट फॉर्म जो कि 5 से 18 के बीच में है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमें किस तरह से फिलअप करना है इस फॉर्म को। जैसे कि हम आप न्यू एनरोलमेंट करते नहीं है हमारे बीएलई भाई, हमारे जितने आधार सेवा केंद्र ईएसके हैं वहाँ पे ये काम होता है, तो हम वहाँ पे बेसिकली अपडेट का काम करते हैं। तो अपडेट पे टिक कर लेंगे, रेजिडेंट इंडियन है तो इंडियन, और नॉन रेजिडेंट इंडियन है एनआरआई है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जनरली हम लोग तो अपडेट जो करते हैं रेजिडेंट जो हमारे इंडियन सिटीजन है उन्हीं का करते हैं, तो अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक टिक कर लेंगे और रेजिडेंट इंडियन पे कर लेंगे। एनआरआई वाले केस में हम एनआरआई पे करेंगे, इन केस अगर वो है तब। और जैसे कि हम लोग आधार संशोधन करते हैं तो आधार नंबर, पहले भी जो फॉर्मेट यूज करते थे हम आधार एनरोलमेंट फॉर्म, तो वहां पे भी हम लोगों को आधार नंबर डालना जरूरी हुआ करता था आधार एनरोलमेंट अभी अपडेट फॉर्म पे। तो यहाँ पे भी जिसका भी हम आधार संशोधन करने जा रहे हैं उसका आधार नंबर अपडेट फॉर्म पे फिल करेंगे, और किस तरह का वो अपडेट कराने आए हैं। मोबाइल नंबर अपडेट कराने आए हैं, डीओबी से संबंधित अपडेट्स हैं, एड्रेस है, नाम में करेक्शन है, जेंडर है, मेल आईडी है, जो भी है। डॉक्यूमेंट अपडेट कराने आए हैं, अभी तक कुछ एक क्वेरी आ रही थी जब से कि डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट आया, तो जो एनरोलमेंट फॉर्म था उस पे डॉक्यूमेंट अपडेट का कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो काफी क्वेरी आती थी कि सर डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए हम किस पे क्लिक करें। तो अब इस फॉर्मेट में वो चैलेंज भी दूर हो गया है, यूआईडीआई ने इसको इस फॉर्मेट में ऐड ऑन कर दिया है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं केवल किसी का, कोई भी डेमोग्राफिक डिटेल में चेंजेस नहीं है, तो केवल डॉक्यूमेंट अपडेट वाले फीचर के लिए हम डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करके इस एनरोलमेंट फॉर्म को आधार नंबर डाल के और उसको फिल करेंगे। और वो सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स वो ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि पीओआई पीओए वहाँ पे मेंशन करेंगे, डीओबी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसको मेंशन करेंगे। इन केस अगर कोई भी एचओए बेस्ड हम एनरोलमेंट कर रहे हैं, ये स्पेशली जो बच्चे होते हैं उन उस वाले केस में हम लोग एचओए बेस्ड करते हैं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट यूज करते हैं, और हेड ऑफ द फैमिली जो उसके घर का परिवार का जो भी हेड है, मुखिया है, उसका हम यहाँ पे अब तक क्या था कि मदर या पेरेंट्स में से किसी का भी एक आधार नंबर हम डाल के उसको यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे एचओए बेस्ड एनरोलमेंट में मदर और फादर आधार नंबर दोनों का वहां पे हमें फिल करना होगा, लेकिन प्रेजेंट वहां पे फिजिकली प्रेजेंट किसी भी एक मदर या फादर में से उसके फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन हम करेंगे। यहाँ पे मेन चीज जो एक समझने वाली है एचओए बेस में, पहले कोई भी एक आधार नंबर से हम लोग कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उसके मदर और फादर दोनों के आधार नंबर हम अगर इन केस एचओए बेस्ड हम करेक्शन कर रहे हैं तो फिल करेंगे आधार नंबर, और पेरेंट्स में से किसी भी एक का आधार के साथ में ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो सभी बीएलई भाई इस चीज को समझ लें, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अब एनरोलमेंट फॉर्म भी अलग अलग कर दिए गए हैं। तो एज ग्रुप वाइज मेजरली हमारे जो यूसीएल भाई करते हैं, आधार संशोधन का कार्य करते हैं, उनको दो एनरोलमेंट फॉर्म पे काम करना होगा। एक तो 5 से 18 के एज ग्रुप वाला, क्योंकि 0 से 5 वाला हम कर नहीं सकते, वहां पे बायोमेट्रिक होता नहीं है, तो इस वजह से यूसीएल पे 0 to 5 ईयर्स के जो भी करेक्शन है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए जो एप्लीकेबल होंगे दो एनरोलमेंट फॉर्म रहेंगे, 5 से 18 के बीच वाला और एबव 18 ईयर्स। तो ये तो जो एनरोलमेंट फॉर्म में डिस्कस कर रहा था आपसे, ये 0 to 5 ही बिटवीन 5 to 18 था। अब दूसरा फॉर्मेट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें कि हम एबव 18 ईयर्स के लिए बात कर रहे हैं। ये एडल्ट्स के लिए है, एबव 18 ईयर्स के लिए भी फॉर्मेट कुछ ज्यादा विशेष चेंजेस नहीं है इसमें, लेकिन बस उन्होंने थोड़ा सा इसको कैटेगराइज किया है कि अगर इन केस कोई भी रेजिडेंट जो कि 5 से 18 के बीच में है तो उसको वो वाला फॉर्मेट यूज करना था, और अगर हम 18 ईयर्स किसी का भी करेक्शन करने जा रहे हैं तो इस फॉर्मेट को यूज करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि अगर कोई 18 ईयर्स वाला कोई भी रेजिडेंट आ रहा है तो आप वो वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फिर ये एक डॉक्यूमेंट रिजेक्शन माना जाएगा और डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे एक रिजेक्शन काउंट होगा। तो प्लीज जो एनरोलमेंट फॉर्म है एज ग्रुप वाइज आ गए हैं, यूआईडीआई के द्वारा जो जारी किए गए हैं, आप उसी एनरोलमेंट फॉर्म को यूज करें। पहले चेक कर लें कि जो रेजिडेंट आया वो किस एज ग्रुप का है, और उसके बाद में रेजिडेंट को सजेस्ट करें कि ये एनरोलमेंट फॉर्म आपको भर के देना है। ठीक है, ये 18 ईयर्स अबव 18 ईयर्स वाला एनरोलमेंट फॉर्म है, इसमें भी वही सेम चीजें हैं। अपडेट रिक्वेस्ट है तो अपडेट रिक्वेस्ट किस तरह की है वो सेलेक्ट कर लेंगे, आधार नंबर डाल लेंगे जो भी रेजिडेंट है उसका, और यहाँ पे भी पीओआई पीओए जो भी वो दे रहे हैं वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। एचओए बेस्ड के लिए यहाँ पे वो एचओए हेड ऑफ द फैमिली है जो, तो वो कौन है उसके मदर फादर गार्जियंस हस्बैंड वाइफ जो भी है, तो वो क्लिक कर लेंगे किसको लेके आए और किसका आधार नंबर लेके आए वो,
तो आधार नंबर पड़ जाएगा HOF का, और POR POA जो भी वो लेके आए होंगे वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जो कि रिलेशनशिप को उसको प्रूव कर रहे होगा। HOF है उसका नाम आप यहाँ पे भर लेंगे। HOF बेस जो भी एनरोलमेंट होगा तो यहाँ पे नाम और उसका सिग्नेचर होना जरूरी है। जो भी HOF है, हेड ऑफ द फैमिली है, जिसको कि जिसके बिहाफ पे एड्रेस करेक्शन या जो भी करेक्शन आप कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे सिग्नेचर और नाम फिलअप करना एनरोलमेंट फॉर्म पे जरूरी है। एप्लीकेंट यहाँ पे साइन कर देगा जिसका भी कर रहे हैं, बाकी चीजें सेम है। बस थोड़ा सा देखने की अब ध्यान देने की जरूरत हम लोगों को ये हो गई है कि अब तक हम लोग एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट था एनरोलमेंट फॉर्म, उसको यूज करते आ रहे थे, लेकिन अब UIDAI के द्वारा एज ग्रुप वाइज एनरोलमेंट फॉर्म सर्कुलेट कर दिए गए हैं, जारी किए गए हैं। तो हम अब एज ग्रुप वाइज एनरोलमेंट फॉर्म को फिलअप कराएंगे रेजिडेंट से, और उसका फिर आधार करेक्शन या फिर जो भी वो काम कराने आया है उसको हम करेंगे। सेकेंड स्टेप में जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज का जो हम सेशन कर रहे हैं उसका एजेंडा है, तो यहाँ पे हमने अभी एनरोलमेंट फॉर्म को समझ लिया। अब डॉक्यूमेंट्स को समझ लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हम लोगों को यूज करने हैं। बेसिकली जो हम लोग आधार एनरोलमेंट करते हैं तो उस समय हम लोगों को 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो नया आधार करना हो किसी का या फिर करेक्शन है, जिस तरह का भी जो भी चेंजेस करेक्शन या कुछ भी कराने आएगा रेजिडेंट, तो इस तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमको यूज होते हैं, करने होते हैं। POI POA POR DOB। DOB मतलब बर्थ से संबंधित अगर किसी को भी अपना डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराना है या फिर अपना वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ को वहाँ पे देना है तो उसके लिए DOB से संबंधित वो अपना डॉक्यूमेंट शेयर करता है। और रिलेशनशिप वाला जो केस में हम लोग जो HO बेस्ड जितने भी एनरोलमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें POR से संबंधित कोई भी एक डॉक्यूमेंट शो करना होता है। एड्रेस से संबंधित किसी को चेंजेस कराने हैं तो एड्रेस प्रूफ वहाँ पे उसको लेके आना होता है। और POI नाम में कोई करेक्शन है इस तरह के तो वहाँ पे मैंडेटरी होता है कि वो अपना POI से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आएगा। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है अभी डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोगों को ध्यान देनी होती हैं। डॉक्यूमेंट्स जब हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स रेजिडेंट्स लेके आता है POI POA POR DOB से संबंधित, तो उस समय में अगर हम उस जो डॉक्यूमेंट को लेके आए उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को नहीं लगाएंगे, मान लीजिए किसी के नाम में करेक्शन होना है या फिर एड्रेस में करेक्शन होना है, तो नाम में करेक्शन करते समय मतलब उसकी आइडेंटिटी में चेंजेस हो रहे हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ को वो लगाना होता है। अब कभी कभी जो है बाई मिस्टेक हम लोग जैसे एड्रेस में करेक्शन कर रहे हैं तो हम पैन कार्ड वहां पे लगा देते हैं, तो पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ नहीं होता है। तो बात सीधा यहाँ पे जो हो रही है वो ये हो रही है कि जिस तरह का भी जो भी करेक्शन कर रहे हैं तो उससे संबंधित ही डॉक्यूमेंट को हमें यूज करना है और उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट्स हम हमेशा जो है ओरिजिनल और कलर कॉपी ही स्कैन करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर इन केस हम इस तरह के कुछ भी मिस्टेक्स करेंगे तो वो जो उसका एनरोलमेंट है वो रिजेक्शन होगा, और साथ में जो भी उसके साथ रिजेक्शन के बिहाफ पे पेनल्टी वगैरह जो क्लॉजेस बनाए हुए हैं UIDAI के अनुसार तो वो पेनल्टी इंपोज होती है। POI POA DOB से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रेजिडेंट्स के नाम के ही होने चाहिए। अगर हम उसके फैमिली मेंबर का कोई भी POI यूज करेंगे, इसका मतलब ये है जैसे मान लीजिए अगर मुझे नाम में करेक्शन कराना है, अपने नाम में करेक्शन कराना है तो मुझे अपना ही डॉक्यूमेंट यूज करना होगा। ये नहीं कि मेरे फैमिली में मैं किसी और के डॉक्यूमेंट में लेके और उसको चाहूँ कि मेरा नाम चेंज हो जाए, आइडेंटिटी में कोई भी मेरे करेक्शन हो जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। DOB के लिए भी यही चीज है कि DOB भी अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर मुझे अपने नाम में कोई भी करेक्शन कराना है तो मुझे अपने ही डॉक्यूमेंट को लेके आना होगा, अपने भाई बहन या फिर फैमिली में किसी और के डॉक्यूमेंट को मैं शो करके अपना DOB करेक्शन नहीं करा सकता। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये इनकी एक अपनी वैलिडिटी होती है, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए ये वैलिडेट होते हैं। तो वो वहां पे हमें ये देखना होता है कि जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है वो वैलिडिटी पीरियड के अंदर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं एक्सपायर्ड हो गई है उसकी वैलिडिटी। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी हम लोग जो यूज करते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, अभी हम आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि अब मेजरली जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका यूज अब केवल एड्रेस प्रूफ के लिए ही किया जाएगा। कुछ एक एक्सेप्शन केसेस में हम आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज करेंगे, अदरवाइज हम केवल अब एड्रेस प्रूफ के रूप में ही स्टैंडर्ड UIDAI जो फॉर्मेट हुआ करता था हम लोग यूज करते थे, अभी भी करेंगे, लेकिन अब उसको हम एड्रेस प्रूफ में ही मेजरली यूज करेंगे, कंसीडर करेंगे। और उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे भी ऊपर कॉर्नर पे डेट का कॉलम रहता है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो भी डेट मेंशन रहती है उससे 3 महीने के अंदर ही उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को वैलिड माना जाता है।
इसलिए वहां पे डेट मेंशन होना जरूरी है। आप चेक कर लें कि जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट रेजिडेंट लेके आ रहा है वो बियॉन्ड द वैलिडिटी पीरियड है। ऐसा तो नहीं है कि वो 3 महीने से ज्यादा हो गए और उसको वो लेके आया है। उस चीज को चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद में रेजिडेंट को सजेस्ट करेंगे, अगर वो इनकेस एक्सपायर्ड है या फिर वैलिडिटी पीरियड से बाहर है तो आप उसको यूज नहीं करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए भी सेम चीज रहती है। जो रजिस्ट्रार ऑफिस से रेंट एग्रीमेंट बनते हैं वहां पे भी उसका जो वैलिडिटी पीरियड है, जो जितने भी समय के लिए रेंट एग्रीमेंट रहते हैं, तो वो उसके पीरियड के अंदर का ही रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। एचओएफ बेस्ड जो भी एनरोलमेंट करते हैं तो एचओएफ बेस्ड के लिए क्लियरली बताया गया है कि जितने भी मतलब इमीडिएट रिलेशन होते हैं, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कर सकते हैं और पेरेंट्स उस अपने बच्चे जो हैं उनको कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से कौन कौन से रिलेशनशिप हैं जो कि एचओएफ बेस्ड में इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम वो डिक्लेरेशन जो भी एचओएफ है वो दे सकता है और उसके बिहाफ पे हम उसका करेक्शन कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं। पीओआर जो रिलेशनशिप है वो उसमें ये मैंडेटरी होता है कि जो भी रिलेशन है वो जिसको वो डिक्लेयर कर रहा है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, वहां पे दोनों के नाम होने चाहिए और उसको वो डिक्लेयर कर रहा हो कि क्या उनके बीच में रिलेशन है। फुल नेम चेंज के लिए स्पेशली अगर जैसे किसी का फर्स्ट नेम है, मेन आइडेंटिटी किसी की भी अगर माना जाता है नाम वाले केस में, तो जो बताया गया है उसमें फर्स्ट नेम उसका मेन आइडेंटिटी होती है। अगर किसी का फुल नेम चेंज कर रहे हैं या फिर फर्स्ट नेम चेंज कर रहे हैं तो उस केस के लिए यूआईडीआई के द्वारा जो ऑलरेडी सजेस्टेड है गजेट नोटिफिकेशन कराना होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम प्रीति कुमारी है तो रामा कुमारी होना है अगर उसका नाम, तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी उसकी चेंज हो रही है। प्रीति कुमारी नाम था, उसको प्रीति करना है या प्रीति से प्रीति कुमार करना है, कुमारी करना है, मतलब उसकी जो सरनेम है उसमें एड ऑन कुछ करना है या माइनर सी किसी की स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको करेक्शन करना है, तो उसके लिए हम नॉर्मली उसके जो अभी आईडी प्रूफ वो लेके आएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसको लेके यूज करके हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी की फर्स्ट नेम में कोई चेंजेस हो रहा है या फर्स्ट नेम के अलावा पूरे नाम को वो चेंज कराना चाह रहा है तो ये वो नेम चेंज केस माना जाएगा और उसके लिए हमें रेजिडेंट को सजेस्ट करना है कि वो गजेट नोटिफिकेशन करा के लेके आए। गजेट नोटिफिकेशन की एक डिफरेंट प्रक्रिया है। उसके लिए जो भी रेजिडेंट है आप उसको सजेस्ट करिए कि किसी भी वकील लॉयर से वो कंसल्ट करेगा और वो उसको गाइड करेंगे किस तरह से गजेट नोटिफिकेशन होता है। गजेट नोटिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए जो नॉर्मल प्रेस गिरती वगैरह है, लोकल न्यूज़पेपर होते हैं 3-4, उसमें उनको इश्तेहार अपना निकलवाना होता है और उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक गजेट जारी होता है। उस गजेट में उसका बकायदा जो उसने उसको प्रोसेस फॉलो किया होगा उसमें उसका नाम लिस्टेड होगा और वो डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है गजेट नोटिफिकेशन के लिए। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, रेजिडेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं और हमारे ऑपरेटर्स भी कई बार बहुत डिस्कस करते हैं कि सर वो नोटराइज वकील से किसी से करा के लेके आ गए हैं, ये उन्होंने न्यूज़पेपर में भी निकलवा दिया है, बस यही हो जाएगा। वो इनफ नहीं है। गजेट नोटिफिकेशन कोई एक इंडिविजुअल का नहीं निकलता है, जो जैसे कि मैंने बताया स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो जारी किया जाता है और समय समय पे होता है और वो इंडिविजुअल का नहीं, जितने भी कुछ केसेस रहते हैं कुछ टाइम पीरियड के वो गवर्नमेंट जारी करती है गजेट नोटिफिकेशन और उसको यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं गजेट नोटिफिकेशन। इन केस ऑफ एनरोलमेंट ऑफ चाइल्ड इन 0 to 5 years एज, अगर किसी भी हम रेजिडेंट चूंकि आप नहीं करते हैं, यहाँ पे हमारे जो एएसके ऑपरेटर्स हैं जहाँ पे हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से 66 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे एएसके ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि हम जहाँ पे नया आधार भी एनरोलमेंट करते हैं तो उसके लिए है ये चीज। हमारे बीएलई भाई जो कि इसके लिए करते हैं और ईशिप पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट नहीं है। जिनका भी 0 से 5 ईयर का एज ग्रुप की अगर किसी को अपना बर्थ से संबंधित चीज है उसके लिए ये पॉइंट है। यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा था कि कुछ एक नेम चेंजेस में या फिर नेम करेक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या है। नेम करेक्शन इन केस मतलब जैसे किसी की नाम में कुछ सरनेम ऐड ऑन होना है या उसकी नाम में स्पेलिंग में कुछ चेंजेस थे, तो इस तरह की जो लैंग्वेज है उसको हम नाम देंगे कि वो नाम करेक्शन वाली लैंग्वेज हो गई। अगर किसी की फर्स्ट आइडेंटिटी फर्स्ट नेम में चेंज हो रहा है या फिर पूरा नाम चेंज करवाना चाह रहा है तो उसको नेम चेंज की लैंग्वेज
देंगे, हम उसको भाषा देंगे और नेम चेंज के लिए गजट नोटिफिकेशन होगा। यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल वाली कुछ एक चीजें यहाँ पे बोली हैं, जैसे विनय कुमार किसी का नाम है आधार में, और विनय कुमार वो अपना विनय कुमार आधार में है और विनय कुमार ही पीओआई लेके आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रीति किसी का नाम है और प्रीति आधार में है, प्रीति वो पीओआई के रूप में लेके आए। प्रीति जो उनका आधार में था उसमें PRITI था, और जो वो डॉक्यूमेंट लेके आए पीओआई उसमें PREETI है। तो इस तरह की करेक्शन जो हम है वो नॉर्मली करते हैं और उसको बोला जाता है नाम करेक्शन। अगर यहाँ पे प्रीति की जगह पे वो पूरा नाम ही चेंज करा रहे थे, रामा कराना चाह रहे थे, तो वो नहीं कर सकते। ये चीजें एक्सेप्टेबल है और इसको हम नाम करेक्शन करते हैं। किसी के नाम में सीक्वेंस चेंज है, जैसे कई बार क्या है पहले आधार बना है तो बाई मिस्टेक ऑपरेटर की मिस्टेक थी, या फिर उन्हें इतना चीजें पता नहीं थी। किसी का नाम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, नीति रविधरन था, आधार में नीति रविधरन है, और वो डॉक्यूमेंट जो लेके आए हैं उनको कराना है रविधरन नीति। तो वो इस तरह का अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, अपने नाम की सीक्वेंस में चेंज कराना चाह रहे हैं, उससे रिलेवेंट अगर डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो हम इस तरह के नाम में करेक्शन कर सकते हैं। मतलब सीक्वेंस में अगर किसी के कोई भी मिस्टेक है और वो सीक्वेंस जिसको वो करेक्ट कराना चाह रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। कुछ केसेस में होता है जैसे आफ्टर मैरिज, यहाँ पे इन्होंने एक केस दिया है कि इन केस ऑफ चेंज नेम चेंज आफ्टर मैरिज वेयर पीओआई डॉक्यूमेंट मैरिज सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ हैज रेजिडेंट मेडन नेम विद द स्पाउस देन सच केसेस में बी पास्ड। जैसे कई बार क्या है मेडन नेम होते हैं किसी का शादी के बाद में, उसमें उसको सरनेम कुछ ऐड कराना है, तो यहाँ पे इस तरह के अगर वो डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं तो हम वहाँ पे नेम करेक्शन कर सकते हैं। फुल आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे, फुल नाम चेंज के लिए वही गजट नोटिफिकेशन ही है। जैसे किसी का नाम था रितु मिश्रा और उसके स्पाउस का नाम है अभिनव पांडे इन पीओआई, देन रितु पांडे उसको किया जा सकता है, उसका सरनेम चेंज कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। ये नॉर्मली होता है और इसको किया भी जाता है। तो इससे संबंधित वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा, मैरिज सर्टिफिकेट लेके आए तो आप उसको कर सकते हैं। कुछ एक यहाँ पे और चीजें हैं जो कि ब्रीफ की गई हैं। किसी का नाम है जैसे भगवान दास ईश्वर दास हिरानी, तो भगवान दास हिरानी है नेम और फादर नेम ईश्वर दास हिरानी है, तो मिडिल नेम यहाँ पे ऐड किया गया है, तो वो चीज हम कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है इस तरह की चीजें। सभी बीएलई भाई जो भी हमारे यूशियल संचालक हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम लोगों ने शेयर की हुई है, जो भी सर्कुलर हम लोग आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं, जो भी अपडेट जानकारी आपको दी जाती है उसको अच्छे से समझ लें और रेजिडेंट को सही सलाह दें। अननेसेसरी रेजिडेंट को जो चीज हो सकती है, क्योंकि कुछ न कुछ एक समय से एक डर सा बन गया है जो डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे आईडी सस्पेंशन होती है, तो जो चीजें एक्सेप्टेबल है हम उसको भी नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप लोग कई बार रेजिडेंट को वापस कर देते हो और फिर वो चीज आती है कि वो वहां पे दूसरी जगह करा के आए तो वहां पे वो चल गया, तो वो चीज हो सकता है चलने लायक ही थी इसलिए चल गया। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चीजें एक्सेप्टेबल है, जो कि जिनमें टॉलरेंस है कि इतना तक चल सकता है, और यूआईडीआई ने उसको ब्रीफ किया है, ऐसा नहीं है कि वो चल सकने वाली लैंग्वेज हम अपने आप बना रहे हैं, उसको ब्रीफ किया है कि किस लेवल तक किया, कौन से डॉक्यूमेंट या कितनी भी मिस्टेक्स हैं उसको हम चला सकते हैं, और उसके बिहाफ पे फिर हम जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है उसको हम उसका करेक्शन कर सकते हैं। तो प्लीज सभी अच्छे से उसको समझ लें, अननेसेसरी रेजिडेंट को वापस ना करें आप, इससे आपके अपने एनरोलमेंट ट्रांजेक्शन भी इफेक्ट होंगे, और वहां पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो तो वहां के जो भी रेजिडेंट आते हैं तो एक वहां पे फेस वैल्यू पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तो प्लीज रेजिडेंट को सही जानकारी दें और खुद अपने आप को एजुकेट करें, अपनी नॉलेज को अपग्रेड रखें कि जो चीजें एक्सेप्टेबल है हमें उससे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जो हम एचओएफ बेस्ड एनरोलमेंट की बात कर रहे थे वहां पे अब ये क्लियर यहाँ पे चीजें हो जाएंगी कि कौन कौन लोग जो हैं एचओएफ हो सकते हैं और किसको वो डिक्लेरेशन दे सकते हैं। एचओएफ बेस्ड जो डिक्लेरेशन है बेसिकली किसी को अपना एड्रेस से संबंधित कुछ चेंज कराना है। ये चैलेंज ज्यादातर उन लोगों के साथ में आते हैं जैसे कि कई बार किसी की शादी हो गई या फिर जो पोस्टिंग वाली जॉब्स होती हैं, तो पोस्टिंग मतलब जैसे मान लीजिए 2 साल उन्होंने जॉब की लखनऊ में, उसके बाद में पोस्टिंग होगी दिल्ली चले गए वो, ठीक है, तो जिसकी पोस्टिंग हुई थी जो उस फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली था, हेड है, वो जॉब में है, वो सर्विस में है,
उसका करेक्शन तो वो दिल्ली चला गया, उसने अपना जो भी सर्विस जिस डिपार्टमेंट में कर रहा होगा उसको हो सकता है उस डिपार्टमेंट से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिल गया होगा और उसके बिहाफ पे उसने एड्रेस अपना करेक्शन करा लिया। या फिर किसी ने वहां पे प्लॉट ले लिया तो रजिस्ट्री से संबंधित उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे, उसने अपने एड्रेस में तो करेक्शन करा लिया, लेकिन जो उसके घर परिवार में और फैमिली मेंबर हैं, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, उसके भाई बहन जो भी हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम आएगी कि उनका कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है उनके पास में नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे दिया गया है इमीडिएट फैमिली मेंबर मींस फादर मदर हस्बैंड वाइफ सन डॉटर ब्रदर सिस्टर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर फादर इन लॉ मदर इन लॉ आंट अंकल कजिन नेफ्यू एंड नाइसी। तो इस तरह के रिलेशनशिप में जो हेड ऑफ द फैमिली है वो अपने जो मेंबर्स हैं उसकी फैमिली में उनको डिक्लेयर कर सकता है, उनको एड्रेस प्रूफ के रूप में, मतलब वो डिक्लेरेशन दे देगा चूंकि उसका आधार ऑलरेडी उस एड्रेस पे बना हुआ है जहां पे वो उसको डिक्लेयर कर रहा है। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि वो जो हेड ऑफ द फैमिली है जो डिक्लेरेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली की पूरा जिम्मेदारी पूरी लाइबिलिटी बन जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो 3rd नंबर पॉइंट है, ठीक है, 3rd नंबर पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या इस डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस है। ये डॉक्यूमेंट जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए लोग नॉर्मली करेक्शन के लिए लेके आते हैं, सेम ये मान लीजिए कि एड्रेस प्रूफ हो गया उसका जो करेक्शन कराने आ रहा है, ठीक है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और उसके घर में जो परिवार का मुखिया था वो डिक्लेयर कर रहा है कि उसके घर परिवार में जो और लोग हैं, उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, उसका बेटा है, उसका भाई है, उसकी सिस्टर है। मेरा आधार, मैं जहां रह रहा हूं दिल्ली में, मेरा आधार में जो एड्रेस है उसको सेम मेरे जो और फैमिली में मेंबर्स है उस एड्रेस को उस पर कर दिया जाए। यहाँ पे आई लिखा जाता है, आई नेम एज इन आधार, मतलब जो जो डिक्लेरेशन दे रहा है उसका यहाँ पे डिटेल पड़ेगा, रेजिडेंट ऑफ उसका यहाँ पे डेट पड़ जाएगा, ठीक है, एड्रेस पड़ जाएगा एज प्रोवाइडेड इन द आधार होल्डिंग आधार नंबर, यहाँ पे उसका आधार पड़ जाएगा। दैट रेजिडेंट मतलब यहाँ पे पड़ेगा होल्डिंग आधार नंबर इज रिलेटेड टू मी एज माई, वो डिक्लेरेशन दे रहा है कि ये रिलेशन में है मेरे साथ में, ये मेरा क्या है, मदर है फादर है जो भी है, ठीक है, यहाँ पे उसकी डिटेल पड़ जाएगी। दैट आई एग्री टू शेयर माई एड्रेस इन माई आधार विद मिस्टर मिसेस। अब यहाँ पे विद मिस्टर मिसेस में किसका नाम आएगा, जो करेक्शन कराने गया है अपना, जिसका करेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लैंग्वेज है उससे सिंपल सा क्लियर हो रहा है कि वो एग्री कर रहा है कि मैं एग्री कर रहा हूँ कि मेरा जो एड्रेस है उसको जैसा कि मेरे आधार में मेंशन है उसको शेयर कर दिया जाए, किसके साथ में, किसके एड्रेस के साथ अपडेट कर दिया जाए, जो रेजिडेंट कराने जा रहा है अपडेट, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे पड़ जाएगा। फॉर अपडेटिंग मतलब उसके आधार एड्रेस के लिए कैपेसिटी ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, मैं हेड ऑफ द फैमिली की कैपेसिटी में ये डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा जो भी मतलब मेरा बेटे का नाम है उसके जो भी जिसका भी कराना चाह रहा है वो डिक्लेयर कर रहा है उसको कि उसका एड्रेस भी मेरे आधार में जो एड्रेस है उसके अनुसार हो जाए, ठीक है। अब 3rd नंबर पॉइंट को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि उसकी लायबिलिटी और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या होने जा रही है। दैट द अंडरसाइंड अंडरटेक्स दैट द above mentioned information is correct to the best of my knowledge and belief, and at any point of time if any of the said information is found to be incorrect fraudulent false, मतलब जो भी वो डिक्लेरेशन दे रहा है अगर वो गलत पाई जाती है जो उसके साथ में रिलेशनशिप उसने डिक्लेयर किया, तो द आधार ऑफ द मिस्टर मिसेस एंड माइन कैन बी डीएक्टिवेटेड। यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, उन्होंने लिखा है सीधे कि अगर मैं गलत डिक्लेरेशन दे रहा हूँ उसके साथ में मेरा रिलेशन वो है नहीं और मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरे आधार में जो एड्रेस है उसका आधार का भी एड्रेस वही कर दिया जाए और उसमें किसी भी तरह से फ्रॉडुलेंट या फिर गलत इंफॉर्मेशन मैंने दी है, तो जिसका भी वो आधार करेक्शन करने जा रहा था वो उसका आधार डिसेबल कर दिया जाए और साथ में मेरा भी आधार डीएक्टिवेट किया जा सकता है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो बहुत बड़ी लायबिलिटी है जो एचओएफ बेस्ड एनरोलमेंट आप करते हैं, एचओएफ बेस्ड एड्रेस करेक्शन करेंगे तो वहां पे आप अच्छे से समझ लें कि जो हेड ऑफ द फैमिली डिक्लेरेशन देने आ रहा है या जो हेड ऑफ द फैमिली है जो डिक्लेयर कर रहा है वो इस चीज को समझ ले अच्छे से कि वो क्या करने जा रहा है, ठीक है ना। गलत डिक्लेरेशन के बिहाफ पे किसी का एड्रेस करेक्शन करने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को यूज बड़े स्तर पे किया जाना है। लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके घर में किसी का आधार है, उसका एड्रेस ठीक है, तो आप सजेस्ट करिए कि आप किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आप केवल ये डिक्लेरेशन दे दीजिए हम आपका एड्रेस सही कर देंगे, ठीक है ना।
तो ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़े स्तर पे यूज हो सकता है और इसको बहुत कम यूज करते हैं, या हमने जनरली देखा है इसको यूज नहीं किया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए, एजुकेट करिए अपने आप को, लेकिन चीजों को समझ लीजिएगा और जो हेड ऑफ द फैमिली डिक्लेयर करने जा रहा है उसको भी अच्छे से समझा देगी कि वो क्या करने जा रहा है। गलत जानकारी देके किसी का आधार अपडेट करने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे नेम एंड सिग्नेचर हेड ऑफ द फैमिली, यहाँ पे नेम और सिग्नेचर भी जो हेड ऑफ द फैमिली होगा उसका होगा इस केस में, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने ये समझा कि हेड ऑफ द फैमिली कौन हो सकते हैं और हेड ऑफ द फैमिली के बिहाफ पे हम आराम से अपने फैमिली मेंबर्स, जो कि अगर मेरा आधार अपडेट हो चुका है, जो एड्रेस है, मेरे जो डाउनलाइन मेरे फैमिली मेंबर्स है, मैं उनका एड्रेस अपडेट करा सकता हूं अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी एड्रेस प्रूफ से संबंधित फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट हमने अभी स्लाइड में पढ़ाई था कि नेम चेंज के लिए, चूंकि नेम चेंज एक एक्सेप्शन केस है, उसके लिए गजट नोटिफिकेशन होता है, ठीक है, तो वो हमें कराना होगा। और साथ में गजट नोटिफिकेशन के साथ ही उसके जो भी पीओआई संबंधित उसके डॉक्यूमेंट होंगे, पुराना नाम से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होगा विद फोटोग्राफ, डाइवोर्स डर्सी वाला है अगर, अडॉप्टेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट इत्यादि, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट जो भी उसके पहले रहे होंगे, गजट नोटिफिकेशन तो वो कराएगा ही, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के जो पहले उसके डॉक्यूमेंट रहे होंगे जिसमें जो नाम था वो भी फोटोग्राफ के साथ में जो पीओआई होगा वो शेयर करेगा। जेंडर केस, एक्सेप्शन केस, मतलब जैसे कई बार जो जेंडर की करेक्शन के जो चांसेस है अगर वो क्रॉस हो चुके हैं, उस एक्सेप्शन केस में मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल एलोपैथिक डॉक्टर्स ये वो जारी करते हैं और उसके बिहाफ पे किसी का भी जो जेंडर है वो रिक्वेस्ट की जा सकती है, उसको चेंज कर सकते हैं हम। डीओबी चेंज केस, जो लिमिट क्रॉस वाला केस है उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। अगर किसी की भी लिमिट क्रॉस हो गई है, मतलब वो अपना जो भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट से उससे ज़्यादा अगर वो डीओबी चेंज कराना चाह रहा है तो उसके लिए भी एक अलग डिक्लेरेशन है, जो कि रेजिडेंट है वो सेल्फ डिक्लेरेशन देता है। और वो सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में यहाँ पे मेन चीज जो देखने वाली है इस केस में बर्थ सर्टिफिकेट ही अलाउ होता है। अगर किसी को अब लिमिट क्रॉस वाले केस में सबसे पहले चीज तो वो बर्थ सर्टिफिकेट लेके आएगा और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में जो रेजिडेंट है वो एक डिक्लेरेशन देगा, सेल्फ डिक्लेरेशन है। उस डिक्लेरेशन और बर्थ सर्टिफिकेट की एक सिंगल पीडीएफ बना के जो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट है, यूसीएमपी क्लाइंट आप लोग यूसीएल सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करके केस आता है, वहाँ पे सेलेक्ट करके और उसकी एक सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करते हैं। और सेम पीडीएफ एनरोलमेंट स्लिप के साथ में जो लखनऊ डॉट स्पेशल @UIDI.in हमारे लखनऊ आर ओ की मेल आईडी है, उस पर आप मेल करेंगे। यहाँ पे कई बार एक मिस्टेक ये हो जाती है हमारे बीएलई भाई से, क्योंकि कई बार होता क्या है ना, पहली चीज तो ये एक एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे आप जो भी एनरोलमेंट करोगे वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विद इन 24 आवर्स आपको यही दिखेगा कि आपने जो एनरोलमेंट किया था वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में जो नॉर्मल प्रोसीजर था उसके थ्रू नहीं हो रहा है, इसके लिए एक अलग प्रोसीजर यूआईडीआई के द्वारा बताया गया है, उसके थ्रू एनरोलमेंट हो रहा है, तो वो नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं था, इसलिए सॉफ्टवेयर के द्वारा वो वहाँ पे रिजेक्शन शो करता है। लेकिन जो आप मेल करते हैं, मेल चूंकि मल्टीपल मेल्स डेली जाते हैं यूआईडी के पास में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो आप आज मेल कर रहे हो तो वो अगले 2-3 दिन में या फिर सेम डे उसको वेरीफाई करके और वो अप्रूव कर दें। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि बड़ी संख्या में बर्थ जो लिमिट क्रॉस वाले केसेस हैं उसके के पास जाते हैं। लेकिन क्यू में जब भी आपका वो मेल वहाँ पे वो रीड करेंगे और वो देखेंगे कि ये एक्सेप्शन केस था और इसके साथ में कोई मेल उनके पास में आया हुआ है, और जो ईआईडी आपने वहाँ पे मेल में शेयर की होगी उस ईआईडी को वो चेक करेंगे पोर्टल पे, और वहाँ पे उनको वो दिखेगा जो जो प्रोसीजर बताया गया है कि आपने उसकी डिक्लेरेशन के साथ में बर्थ सर्टिफिकेट एक पीडीएफ बना के अपलोड की है या नहीं की है। यहाँ पे मिस्टेक ये कर देते हैं हमारे बीएलई भाई, ज्यादातर जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा एक मिस्टेक ये होती है, वो मेल तो करते हैं जो प्रोसीजर बताया गया सेम वही पीडीएफ बना के मेल कर देते हैं, लेकिन जो क्लाइंट है वहां पे वो जो पीडीएफ बताई जा रही है कि एक डिक्लेरेशन और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों की पीडीएफ एक साथ वहां पे अपलोड करनी है, वो नहीं करते हैं, और इसकी वजह से फिर वो रिजेक्ट हो जाता है भले ही उसने वो प्रोसीजर फॉलो किया है। तो सभी ऑपरेटर से इस चीज पे अनुरोध रहेगा कि आप लोगों को जो प्रोसीजर बताया गया आपको दोनों प्रोसीजर फॉलो करने हैं। एक तो आप मेल तो करेंगे ही, और साथ में एनरोलमेंट जो कर रहे हैं उसमें एनरोलमेंट जो आपका क्लाइंट है वहां पर भी डिक्लेरेशन और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों की एक सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करेंगे। और
जब आपका मेल वहां पे जो क्यू में आपके पहुंचा हुआ होगा और उसको पढ़ेगा, रीड आउट करेगी क्यूसी टीम, तो फिर उसको अप्रूव कर देगी। भले ही वो आपके सॉफ्टवेयर में, जो मैंने जैसे कि बताया कि 24 आवर्स के अंदर वो रिजेक्शन शो करता है, लेकिन जब वो क्यूसी आपकी मैनुअल क्यूसी होगी वहां पे, जो आपका मेल गया है उसके बिहाफ पर पढ़ने के बाद में वो चीजें चेक करेंगे, अगर वो ठीक पाई जाएगा तो फिर उसको अप्रूव करके और जारी कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है, कई बार 1.5 से 2 महीने और 3 महीने तक लगते हैं। चूंकि सबको पता है आपको कि 90 डेज का टाइम पीरियड है ही मैक्सिमम इन सब चीजों के लिए, तो फिर आप लोग थोड़ा सा वेट करने के लिए रेजिडेंट को बोले, ना कि उसके बार बार एनरोलमेंट, या फिर रेजिडेंट कई बार आपके यहाँ करा के गया फिर दूसरी जगह करा लेता है, तो वो डुप्लीकेसी होती है, उससे कोई फायदा नहीं होना है। ठीक है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें और उसको वेट करने के लिए बोले। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने ये समझा कि जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से किस तरह के लेते हैं हम लोग, और डॉक्यूमेंट लेते समय कुछ एक एक्सेप्शन केसेस हैं, तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है। अब जो डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट अभी यूआईडीआई के द्वारा शेयर की गई है, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि पीओआई, पीओआर, इस तरह की जो चीजें हैं वो हम लोगों को कौन कौन सी जरूरत होती है आधार संशोधन के दौरान, या फिर किसी का भी हम एनरोलमेंट कर रहे होते हैं। अभी 26 जनवरी से यूआईडीआई के द्वारा नई डॉक्यूमेंट की लिस्ट शेयर की गई है। जिस तरह से एनरोलमेंट फॉर्म शेयर किए गए, तो एनरोलमेंट फॉर्म जो शेयर किए गए हैं 0 to 5 ईयर्स, 5 to 18 ईयर्स और एबव 18 ईयर्स, ये एनरोलमेंट फॉर्म भी 15 फरवरी से प्रोसेस में आ चुके हैं। तो सभी बीएलई भाई पुराने एनरोलमेंट फॉर्म को ना यूज करें। और सेम चीज यूआईडीआई के द्वारा 26 जनवरी 2023, 26 जनवरी को डॉक्यूमेंट्स की नई लिस्ट जारी की गई थी, और 26 जनवरी से ये लिस्ट एप्लीकेबल है। आपके एनरोलमेंट क्लाइंट में भले ही आप बोलेंगे कि पैन कार्ड अभी भी डीओबी के लिए आ रहा है, ठीक है, आप अभी इसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपने देखा होगा कि पैन कार्ड अब डीओबी के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपके एनरोलमेंट क्लाइंट में भले ही आ रहा है, लेकिन आप प्लीज रेजिडेंट को इस चीज के लिए सजेस्ट करिए कि डॉक्यूमेंट्स की अपडेटेड लिस्ट आ गई है अपने सेंटर पे, सभी लोग अपडेटेड लिस्ट को हो सके तो आप लोग इसका बैनर बनवा के लगा लीजिए, पोस्टर बना के लगाइए, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रिंट आउट जरूर लगा लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के उसका लेमिनेशन करके लगाइए, क्योंकि प्रिंट आउट लगाओ फट जाएगा। ठीक है, तो सभी बीएलई भाई, सभी यूसीएल संचालकों से, सभी ऑपरेटर्स से, हमारे जो भी आधार संशोधन का काम कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि समय समय पे जो भी अपडेट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आप अपने सेंटर पे अब डॉक्यूमेंट्स की अपडेटेड लिस्ट वहां पे लगा लो, जिससे कि रेजिडेंट्स आपसे अननेसेसरी वाद विवाद या कंट्रोवर्सी ना करे, और आपको उन चीजों में कठिनाइयों का सामना पेश ना करना पड़े। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप अपने सेंटर पर अगर लगा के रखेंगे, तो डेली आप अपने सेंटर पे काम करते हो, अभी चूंकि ज्यादा समय नहीं हुआ है लिस्ट को आए हुए, तो आपको ज्यादा देखना पड़ेगा लिस्ट को, लेकिन जब डेली आप काम करते रहोगे तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगी लिस्ट कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज में लेना है। भाई नॉर्मली जो लोग आते हैं काम कराने, मोस्टली 8 से 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स ही है जिनको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। भले ही यहाँ पे लिस्ट में, जब लिस्ट जारी होती है या फिर लिस्ट पहले भी थी, तो ऑपरेटर्स का कहना होता है कि सर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसको समझने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है। तो आप मेन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक याद रखिए कि जो लोग आ रहे हैं आपके यहाँ पे संशोधन कराने, एनरोलमेंट कराने, वो ज्यादातर 7-8 तरह के ही डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, तो उसको समझने या समझाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस शर्त कंडीशन यही है कि आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अपने सेंटर पे लगा लो, बड़ा करके लगाइए, इसको पोस्टर बनवा लो। ठीक है, और लोगों को डॉक्यूमेंट की नई लिस्ट के अनुसार ही डॉक्यूमेंट यूज करने के लिए आप बोलिए कि वो लेके आए और आप यूज करें अपने क्लाइंट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 to 5 ईयर्स वाले जो केस हैं, उसमें एचओएफ बेस्ड एनरोलमेंट होते हैं, तो वहाँ पे आप चूंकि 0 to 5 ईयर्स न्यू एनरोलमेंट करते नहीं है, तो ये हमारे एएस के ऑपरेटर्स के लिए चीज एप्लीकेबल है, यहाँ पे यूसीएल संचालकों के लिए नहीं है ये चीज। हम अपने यूसीएल भाइयों के लिए मेनली जो चीज है उस पर आते हैं पार्ट में। एबव 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से ज्यादा के करेक्शन आप लोग कर पाते हो। तो यहाँ पे जो चीज है, जैसे कि किसी का अगर इंडियन पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट चारों चीजों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, पीओआई, पीओए, पीओआर, डीओबी। अगर कोई पासपोर्ट लेके आता है इंडियन पासपोर्ट, तो वो आईडी, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ किसी के लिए भी यूज कर सकता है। एबव 5 ईयर्स के लिए बात हो रही है यहाँ पे। पैन कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे केवल पैन कार्ड अब पीओआई और पीओआई में भी नाम के लिए ही रह जाएगा, क्योंकि भाई पैन कार्ड पहले भी हम जो है नाम या डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ के लिए हम पैन कार्ड को यूज नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए। पैन कार्ड अब डीओबी के लिए यूज नहीं किया जाएगा,
ठीक है, केवल नाम करेक्शन में, नाम में कोई माइनर करेक्शन है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ये बड़ा चेंज किया है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में, ठीक है। तो जो मेजर चेंजेस हैं वो मैं आपको मेनली बता दे रहा हूँ, बाकी आप लिस्ट आपके पास में हमने शेयर की हुई है, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। राशन कार्ड पीडीएस जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो राशन कार्ड होते हैं तो उसको हम डेट ऑफ बर्थ के लिए पहले भी नहीं लेते थे, यहाँ पे हम पीओआई पीओए या फिर प्रूफ ऑफ रिलेशन के लिए ले सकते हैं, क्योंकि राशन कार्ड में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम रहते हैं, तो यहाँ पे पीओआर के रूप में यूज हो जाता है। वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड भी अब डीओबी के लिए यूज नहीं करना है आप लोगों को, केवल आईडी एड्रेस प्रूफ के लिए यूज करना है, यहाँ पे पीओआर के रूप में भी यूज नहीं होगा ये। ड्राइविंग लाइसेंस भी अब केवल आप नाम के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डीओबी के काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम हो गए हमारे, जो हम अब तक करते आ रहे थे। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी आप डीओबी के लिए यूज नहीं कर सकते, केवल नाम के लिए यूज करेंगे। एड्रेस प्रूफ से भी हटा दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस को, ठीक है। तो आप अच्छे से इस लिस्ट को समझ लीजिए। सर्विस फोटो आईडी कार्ड, जैसे कई बार जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको जो सर्विस आईडी कार्ड मिलता है तो उसको आप जो है आइडेंटिटी प्रूफ और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी, क्योंकि उस पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह उनकी मेंशन रहती है, उसको यूज कर सकते हैं हम। पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो रहते हैं फ्रीडम फाइटर इस तरह के, तो उसको भी हम आइडेंटिटी प्रूफ और रिलेशनशिप और उसके लिए यूज कर सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए यूज नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए। एसटी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, सबको पता है कास्ट सर्टिफिकेट डीओबी के लिए यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इस पर डेट ऑफ बर्थ होती ही नहीं है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप यूज नहीं करोगे जिसपे जो चीज है नहीं और आप उसमें यूज कर रहे हैं। पैन कार्ड है, एड्रेस प्रूफ पहले भी नहीं था, क्योंकि उस पर एड्रेस मेंशन होता ही नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज करते थे, वो भी अब बंद कर दिया गया है, यूआईडीआई ने उसको लिस्ट में से हटा दिया है, ठीक है। तो डोमिसाइल है या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं रहती है, तो इसलिए हम उसको डेट ऑफ बर्थ के रूप में यूज नहीं कर सकते। पीओआई पीओए दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूड बाई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी, ठीक है। मार्कशीट यहाँ पे फोटो के साथ में जो मार्कशीट रहती हैं वहाँ पे आप पीओआई और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ के पर्पज से यूज कर सकते हो। एड्रेस उस पर होता नहीं है तो एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज नहीं कर सकते हम। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है सभी। यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी मेजर चेंजेस किए गए हैं। यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट अब आईडी प्रूफ के रूप में जनरली यूज नहीं किया जाएगा। एक एक्सेप्शन केस, जैसे कि कुछ जो ऑर्फन्स होते हैं, ऑर्फन्स मतलब अनाथालय या शरणार्थी जो शरण उसमें रहते हैं, शेल्टर होम्स में जो लोग रहते हैं या शेल्टर होम्स में जो बच्चे रहते हैं अनाथालय वगैरह में, उस केस में जो वहां का सुपरिटेंडेंट होगा, वार्डन होगा, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा, जहाँ पे भी वो लोग रह रहे हैं शेल्टर होम में, वो उसको डिक्लेयर करेगा। तब उस केस में उसको आईडी प्रूफ में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यूआईडीआई के द्वारा उसको यूज किया सकता है। अदरवाइज किसी भी केस में आप यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अब जैसे कि ग्राम प्रधान, एमएलए, एमपी का हम लोग सर्टिफाइड किया हुआ ले लेते थे, या फिर गजेटेड ऑफिसर भी करते थे, आईडी प्रूफ के रूप में हम उसको वैलिड मानते थे। लेकिन अब आईडी प्रूफ के रूप में यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज नहीं किया जाएगा, उसको केवल हम एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज करेंगे। यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अब तक बहुत बड़े स्तर पे यूज हो रहा था, ठीक है। यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट अब आईडी प्रूफ के रूप में, आईडी प्रूफ में जैसे नाम वगैरह हम लोग चेंज करते थे वो यूज नहीं किया जाएगा, चाहे वो एमएलए, एमपी, ग्राम प्रधान, गजेटेड ऑफिसर किसी से भी करा के लाए, बस केवल एक केस में उसको यूज किया जा सकता है, जो यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑर्फन्स होते हैं, ठीक है, या गजेटेड ऑफिसर एट नाको, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और हिज नॉमिनी, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस बताए गए, केवल इस केस में अगर उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे वो वेरीफाई करा के लेके आ रहा है तो वहां पे यूज किया जा सकता है पीओआई के रूप में। अदरवाइज पीओआई के रूप में आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट अब यूआईडीआई के द्वारा जो जारी है उसको यूज नहीं करेंगे, हम उसको केवल अब एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज करेंगे। एड्रेस प्रूफ के रूप में वो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑप्शंस रहते हैं उनमें से किसी से भी करा के लेके आएगा तो आप यूज कर सकते हो, एड्रेस करेक्शन कर सकते हो उसका, लेकिन नेम करेक्शन वगैरह हम नहीं कर सकते हैं उससे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसी भी तरह से अब डेट ऑफ बर्थ के रूप में भी यूज नहीं किया जा सकता।
इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पोस्टपेड कनेक्शन आपके इंटरनेट या फिर उसके भी होते हैं, मोबाइल नंबर्स वगैरह हम लोग जो यूज करते हैं, तो उसको भी एड्रेस प्रूफ में यूज किया जा सकता है। लेकिन उसकी जो कंडीशन है ये है कि वो 3 महीने पुराने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने अभी पिछले महीने या 10-15 दिन पहले कनेक्शन कराया है और वो लेके आ रहा है आपके पास में कि मेरा आधार करेक्शन कर दो, एड्रेस अपडेट कर दो। ठीक है, कम से कम 3 महीने पुराने जो है उसके वो बिल होने चाहिए, तब उसको हम एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज करेंगे। सेम चीज बॉर्डर बिल है, उसके लिए भी एप्लीकेबल होती है। टेलीफोन के बिल हो गए, अलॉटमेंट लेटर, जैसे कि कहीं पे भी कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं तो उनको क्वार्टर मिलते हैं, ठीक है ना, तो वो क्वार्टर जो मिलता है तो वहां पे उनको एक लेटर जारी किया जाता है, अलॉटमेंट लेटर रिकमेंडेशन इशूड बाय सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें भी वो डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नॉट ओल्डर देन 1 साल। जैसे होता क्या है, वो 3 साल से जॉब कर रहे हैं, तो जब वो 3 साल पहले यहाँ पे जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग हुई थी वहां पे जॉब करने आए तो उनको एक लेटर जारी किया गया था। ठीक है, अब वो चाह रहे हैं कि अब उस लेटर को यूज कर ले, नहीं, हमें 1 साल पुराना ही लेटर, मतलब 1 साल तक पुराना ही लेटर यूज करना है उनका, जो अलॉटमेंट लेटर उनको मिला होगा, जो भी क्वार्टर उनको अलॉट हुआ था तो उनको एक लेटर मिला होगा कि ये लेटर आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आपको ये क्वार्टर अलॉट किया जाता है, और इस पे एड्रेस जो मेंशन है वो एड्रेस आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में काम तब करेगा, कब तक, 1 साल तक। 1 साल से ज्यादा पुराना अगर अलॉटमेंट लेटर है तो उसको यूज नहीं करेंगे। गैस कनेक्शन में वही चीजें हैं कि 3 महीने पुराने तक जो है। तो वैलिडिटी डॉक्यूमेंट्स की जरूर चेक कर लें आप लोग, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अपनी वैलिडिटी है 3 महीने। सेम चीज वाटर बिल, पोस्टपेड बिल, गैस कनेक्शन वगैरह हो गए, इस तरह की जो चीजें हैं वो 3 महीने पुरानी ही चलेंगी। अलॉटमेंट लेटर 1 साल पुराना चलेगा। लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो यूज करते हैं हम लोग एड्रेस प्रूफ के रूप में, आईडी प्रूफ में तो यूज होती नहीं है, एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज करते हैं, तो उसमें भी 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए वो, जो पॉलिसी इशूएंस डेट है उस पर पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा सा आप वैलिड डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है अच्छे से समझ लीजिए, इसमें मेजर चेंजेस जो हुए हैं उनको जरूरत है हमें अच्छे से समझने की। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं जो ओवरसीज सिटीजन्स होते हैं, तो उसके लिए भी कुछ एक कैटेगरी है वो बताई गई है यहाँ पे। वैलिड ओसीआई कार्ड अलॉन्ग विद वैलिड फॉरेन पासपोर्ट फॉर रेजिडेंट्स हु हैव स्टेड इन इंडिया 182 ईयर, 182 दिन से ज्यादा जो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, 182 दिन से ज्यादा जिस सिटीजन को हो गए हैं इंडिया में रहते हुए, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों का हम यहाँ पे अपना एड्रेस जो भी उसको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में वहाँ का जो भी उसका डॉक्यूमेंट होगा उसको यूज करते हुए उसका हम कर सकते हैं एनरोलमेंट। ठीक है, 182 दिन इंडिया में रहते हुए होना उसका अनिवार्य है, इससे पहले अगर वो करवाना चाह रहा है तो वो नहीं करवा सकता। एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो शेयर की गई है कि किसी भी एज ग्रुप के लिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो यहाँ पे किसी भी एज ग्रुप के लिए, ऑल एज ग्रुप के लिए जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है इसको जरूर आप लोग समझ लो, क्योंकि आपके पास में ज्यादातर जो लोग आते हैं तो वो सब इस वाली लिस्ट में जरूर आपके साथ में एप्लीकेबल हो जाएंगे। इंडियन पासपोर्ट है वो, अब जैसे बताया कि चारों केसेस में एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे लास्ट में एक स्टार लगा हुआ है, जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें अगर स्टार लगे हुए हैं तो स्टार के साथ में आप ये समझिए वो स्टार इसलिए लगाया क्योंकि कंडीशनल है वो, कि ये यूज तो होगा, इंडियन पासपोर्ट डीओबी के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन कंडीशनल है। कंडीशन क्या है, वो कंडीशन डॉक्यूमेंट की लिस्ट में नीचे दिए गई हैं, उनको डिफाइन किया गया है कि पासपोर्ट, एक मैं आपको फॉर एग्जांपल पढ़ के बता देता हूँ कि इन्होंने लिखा है, ऊपर स्टार लगा हुआ था डीओबी वाले केस में पासपोर्ट पे, तो इन्होंने लिखा है डीओबी अपडेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 ईयर्स मैंडेटरी रिक्वायर्ड बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाई अथॉरिटी, ठीक है, ऑथराइज अथॉरिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। इन्होंने ये बोला है कि इस केस में पासपोर्ट एप्लीकेबल होगा, लेकिन 0 से 18 ईयर्स के अगर इस एज ग्रुप के लोग हैं जो सिटीजन है, अगर वो है तो उसके लिए उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट भी देना होगा। 18 प्लस वाले केस में पासपोर्ट एप्लीकेबल है बर्थ सर्टिफिकेट के रूप, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए भी, लेकिन 0 से 18 केस वाले जो एज ग्रुप के लोग हैं उस केस में पासपोर्ट से डीओबी वो नहीं होगी वेरीफाई, उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा उसको। ठीक है, इस एज ग्रुप में पासपोर्ट पीओआई, पीओआर और पीओ वाले जो 3 कैटेगरी है उसके लिए एप्लीकेबल है। तो जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है उस डॉक्यूमेंट लिस्ट में जो क्रॉस है वो तो बिल्कुल ही मान्य नहीं है डॉक्यूमेंट उस केस में, लेकिन अगर कहीं पे वो टिक किया हुआ है, उन्होंने सही टिक किया है और कंडीशनल मतलब स्टार लगा हुआ है, तो कंडीशन जरूर पढ़ लीजिए आप बॉटम में जाके कि ये डॉक्यूमेंट में अगर स्टार लगा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, या यूज किया जाएगा तो उसकी लिमिटेशन होगी कोई ना कोई कि इस एज ग्रुप में ही यूज किया जाएगा। तो इंडियन पासपोर्ट क्लियर हुआ कि हम चारों केस में यूज कर सकते हैं,
लेकिन 0 से 18 वाले केस में हम डीओबी के रूप में यूज नहीं करेंगे। 18 प्लस वाले केस अगर आएंगे तो इंडियन पासपोर्ट जो है वो भी यूज होगा। ठीक है, पैन कार्ड केवल अब नाम मतलब आईडी प्रूफ के रूप में ही रह गया है। ठीक है, एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप या फिर जो डीओबी है उसके लिए यूज नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड जो है वो डीओबी के लिए पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। वोटर आईडी कार्ड डीओबी या रिलेशनशिप के लिए पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस केवल नाम के लिए मतलब पीओआई के रूप में ही रह गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे सर्विस फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे भी इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है, लास्ट में एक स्टार लगा है डीओबी के साथ में इन्होंने। तो ये स्टार इसलिए लगा हुआ है कि डीओबी के साथ में वो चीज वही कहना चाह रहे हैं कि 0 से 18 वाले केस में उसको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है ना, तो ये स्टार वाली सारी कंडीशंस जो भी नीचे पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट में, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एससी एसटी ओबीसी कार्ड जो सर्टिफिकेट होते हैं जारी या डोमिसाइल होते हैं वो पीओआई और पीओए दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज नहीं होगा। जो निवास प्रमाण पत्र होता है जिसको कि हम यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी होता है, हमारे यहाँ पे उसको सामान्य निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो वो अब पीओआई में भी यूज कर सकते हैं आप लोग, पीओआई पीओए दोनों में। कास्ट सर्टिफिकेट भी सेम। मार्कशीट जो है कंडीशनल है, मार्कशीट 15 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे आप तो मार्कशीट पे इन्होंने कंडीशनल दिया है, टिक लगा है, किस पे, पीओआई में भी लगा है, पीओ और पीओआर में भी लगा है और डेट ऑफ बर्थ में भी लगा है, लेकिन कंडीशनल है। कंडीशनल क्या रहेगी, 0 to 18 ईयर्स के अगर वो लोग हैं मार्कशीट वाले केस में, आप पढ़ लीजिए। मार्कशीट वाला जो केस था उस पर इन्होंने स्टार दिया है, तो उसका मतलब ये है कि 0 से 18 ईयर्स के अगर कोई भी लेके आते हैं तो उस केस में उनको बर्थ सर्टिफिकेट जारी कराना है। ठीक है, वो मार्कशीट से नहीं होगा। 18 एबव वाले होंगे तो वहां पे मार्कशीट एप्लीकेबल होगी। ठीक है, बाकी और चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। यहाँ पे मेजरली जो 2-3 चीज़ें थी वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दी है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर अपना करेक्शन करिए, एनरोलमेंट करिए रेजिडेंट के साथ में। किसी भी तरह से रेजिडेंट को मिसगाइड नहीं करें। ठीक है, गलत सलाह ना दें, सही जानकारी, पहले अपनी जानकारी को कंप्लीट करें, पढ़ लें, चीज़ों को समझ लें और फिर रेजिडेंट को अच्छे से बता कर उसका एनरोलमेंट करें। जो नीचे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं जो मैं भी डिस्कस कर रहा था आपसे कि एचओएफ अगर डॉक्यूमेंट है तो उसमें क्या सावधानी बरतनी है, लिमिट क्रॉस वाली अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें क्या करना है, डिक्लेरेशन देनी होती है। नेम चेंज वाले केस में क्या करना है, गजट नोटिफिकेशन कराना होता है। अब हम आगे स्टेप पे बढ़ते हैं। हमने 2 चीजें समझी, एनरोलमेंट फॉर्म को समझा, डॉक्यूमेंट की लिस्ट को समझा, डॉक्यूमेंट क्या क्या ले सकते हैं वो समझा। अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोजेक्ट, इस पे पहले भी चर्चा मैं आप लोगों से सभी बीएलई भाई से कर चुका हूं, आज फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूं क्योंकि इसको लेके बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यूआईडीआई के द्वारा लगातार इस पे फॉलोअप चल रहा है कि डॉक्यूमेंट अपडेट पे हमारे जो बीएलई भाई हैं, जो यूसीएल संचालक हैं या हमारे आधार सेवा केंद्र पर जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, इस पे आउटपुट नहीं आ पा रहा है। देखिए एक चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आया तो इसमें यूआईडीआई के द्वारा बार बार आग्रह की बात की जा रही है। यहाँ पे ये नहीं कि वो मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी बोला जा रहा है कि जितने भी रेजिडेंट जिनके आधार कार्ड 10 साल से पुराने हो गए, ठीक है। अब इसके पीछे जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आधार आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाला एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। देखो 1000 से ज्यादा सर्विसेज हैं जिसमें कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यूज करते हैं अपने आधार को, ठीक है। तो इतना एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट में जितने भी उसके पीछे उसको बनने में या फिर उसके करेक्शन में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो समय समय पे अपडेटेड रहने चाहिए, ठीक है। उसकी जानकारी जो आधार में जानकारी है, उसके डेमोग्राफिक डिटेल है, वो अपडेटेड रहनी चाहिए। इन केस अगर उसकी डेमोग्राफिक डिटेल चेंज नहीं भी हुई है तो भी वो अपने डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी रह रहा है आज तक उसके डॉक्यूमेंट दोबारा से अपडेट करा ले, जिससे कि उसकी ऑथेंटिसिटी हो पाए, ऑथेंटिक कर पाए उस चीज को कि वो हाँ रेजिडेंट जहाँ पे उसने आधार बनवाया था अभी भी वही रहता है और उसके डॉक्यूमेंट अपडेट यूआईडीआई के पास में है, ठीक है। इसलिए जितने भी अभी जो स्लैब बताया गया है
उसमें 10 साल से पुराने जितने भी आधार कार्ड होल्डर हैं, हम लोग अगर ईयर वाइज समझे तो 2013 या 13 से पहले जितने भी आधार कार्ड बने हुए हैं, उनके सभी रेजिडेंट्स के डॉक्यूमेंट को अपडेट करने की जरूरत है, अगर उन्होंने अपने डेमोग्राफिक्स में कोई भी चेंज नहीं कराया है। जैसे किसी ने अगर अपना आधार कार्ड 2011, 12, 13 में बनवाया था, उसने मोबाइल नंबर ही लिंक कराया है, तो ऐसे लोगों को भी अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की जरूरत है। ठीक है, अगर उसने नाम, पता, जन्म तिथि में कोई चेंज करा लिया है, मतलब उसने अपने डेमोग्राफिक डिटेल में कोई चेंज करा लिया बनने के बाद, तो फिर उन लोगों को अपडेट कराने की जरूरत है, क्योंकि जब उसने वो करेक्शन कराया होगा तो डॉक्यूमेंट यूज किए होंगे। ठीक है ना, तो सभी बीएलई भाइयों से थोड़ा सा अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट पे लोगों को, अपने जो रेजिडेंट्स हैं आते हैं आपके यहाँ पे, आप चूंकि हमारे जितने भी सीएससी सेंटर्स हैं, यूजुअल संचालक हैं, आप लोग बैंकिंग के साथ भी जुड़े हुए हो, आप बैंकिंग में भी काम कर रहे हो, सीएससी की और भी सर्विसेज दे रहे हो, तो जितने भी रेजिडेंट आपके सेंटर पे आते हैं उनसे आप थोड़ा सा 2 मिनट निकाल के उन्हें बैठाइए, समझाइए कि उसके बारे में बताइए, डॉक्यूमेंट अपडेट के बारे में। अपने सेंटर पे जो भी पंपलेट्स वगैरह हम लोगों ने दिए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं आपके बीच में, उनको प्रिंट आउट करके लगा लो। ठीक है, कि इसको लगाने की जरूरत क्यों है, डॉक्यूमेंट को अपडेट कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है। गवर्नमेंट जो भी आजकल देख रहे हैं हम लोग कि जितनी भी सरकारी स्कीम्स है, डीबीटी के माध्यम से, आधार के द्वारा ही लोगों तक पहुंच रही हैं। ठीक है, तो लोगों को थोड़ा सा आप ये गाइड कर सकते हो कि भाई अगर नहीं कराएंगे तो हो सकता है आपको योजनाओं की जो लाभ मिलता है उससे वंचित रहना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके द्वारा ज्यादातर यही बोला जाता है कि सर, लोगों का कहना ये है कि हमारा तो आधार ठीक है, हमें क्यों जरूरत है, हमारा तो सारा काम चल रहा है। तो उनको बताइए, क्योंकि अभी आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा, यूपी गवर्नमेंट ने वन फैमिली वन आईडी एक नया जो है आईडी कार्ड जारी करने जा रही है यूपी गवर्नमेंट, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो है। तो उसमें क्या होगा, जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं, तो उनका तो वन फैमिली वन आईडी में जो राशन कार्ड नंबर है उसी को नाम दे दिया जाएगा, फैमिली आईडी हो जाएगी वो। हर एक परिवार की एक फैमिली आईडी जारी होनी है, तो जो राशन कार्ड होल्डर है उनका तो फैमिली आईडी वही हो जाएगा, लेकिन जो नॉन राशन कार्ड होल्डर हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं बने होते हैं, उन लोगों को भी अपनी फैमिली आईडी बनवानी है। और फैमिली आईडी जो भी वो केवाईसी उसकी आधार बेस्ड होनी है, तो लोगों को अपने मोबाइल नंबर भी लिंक कराने होंगे, लोगों को अपने आधार में जो डिटेल है, जैसे जो मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि कई बार लोग क्या है, जो पोस्टिंग वाली जॉब है, मान लीजिए मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं 10 साल से यूपी में जॉब कर रहा हूँ, तो 10 साल पहले मैंने दिल्ली में मेरा आधार बना हुआ है। अब मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि यूपी में, भले ही मैं जॉब कर रहा था जिस डिपार्टमेंट में, मुझे कभी एड्रेस करेक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मेरा जो और भी काम है वो सारे मेरे और जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बिहाफ पे चल जाता है। मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो गया है यहाँ पे, तो उसमें एड्रेस मेरा यहाँ का है। मैंने अपना एक बिल्डिंग, जो भी मैं जहाँ रहता हूँ, मैंने हाउस, मेरा जो घर है वो खरीदा, तो उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पे, लेकिन मैंने अपना आधार नहीं अपडेट कराया। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी फैमिली आईडी, क्योंकि मेरा अब यहाँ पे 10 साल हो गए रहते हुए, मेरा घर भी हो गया यहाँ का, बाकी और भी सारी चीजें मेरी यहाँ पे हैं, बैंक अकाउंट्स है मेरा, बिजली बिल भी यहीं पे आता है मेरे नाम से। आधार लेकिन मेरा दिल्ली का ही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली आईडी भी यूपी की हो जाए। ठीक है, तो उसको यहाँ पे फैमिली आईडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि उसका आधार तो दिल्ली का है, दूसरे स्टेट का है। ठीक है ना, जब तक उसका आधार यूपी का नहीं हो जाएगा तब तक वो फैमिली आईडी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, और जब तक उसके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तब तक वो फैमिली आईडी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा गाइड करिए जो भी लोग हैं, कि वो अपने आधार में, अगर उनका आधार जो बना हुआ है उनकी डेमोग्राफिक डिटेल अपडेटेड नहीं है, उनका आधार बहुत पहले बना था और भले ही उनका काम चल रहा है, वो जब भी यूज करना होता है तो कहीं पे भी अपनी फोटो कॉपी करके दे देते हैं। ठीक है, और उनका काम चल जाता है, लेकिन जब भी वो फैमिली आईडी के लिए अप्लाई करेंगे या फिर सरकारी स्कीम का किसी का भी लाभ लेने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है उनका उसका लाभ नहीं मिल पाए। ठीक है, तो हम जितने भी रेजिडेंट आपके यहाँ आते हैं, कोई भी और भी काम कराने आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके यहाँ पे आधार का ही काम कराने आते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग केवल मोबाइल नंबर लिंक कराने आते हैं, उनको जरूर आप सजेस्ट करिए कि मोबाइल नंबर आपने लिंक कराया है, इससे पहले कभी अपने आधार में कुछ और चेंज कराया है, नाम, पता, डीओबी, जेंडर, कुछ भी अगर पहले इन्होंने चेंज नहीं कराया तो उनको बोलिए कि अपना पीओआई, पीओए कुछ भी लेके आए हो। ठीक है, आईडी, एड्रेस प्रूफ, जो भी वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, पीओआई और पीओए में से कुछ भी लेके आए हैं वो, तो अपना अपडेट करवा ले। ठीक है, तो ऐसे आप रेजिडेंट को थोड़ा सा पोलाइटली बात करके उनको समझा के और अपने ट्रांजेक्शन्स जो डॉक्यूमेंट अपडेट है उस पर बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि इस पे बड़ी ही क्लोजली लगातार यूआईडी हेडक्वार्टर से फॉलो अप हो रहा है और हमारी एक्टिविटी और हमारे ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक चीज और आपकी थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ
कि अभी कुछ एक बीएलईज का, कुछ एक हमारे यूसीएल ऑपरेटर्स का कॉल आता है हमारे पास में कि सर क्या यूसीएल बंद होने जा रहा है। तो मैं आपको क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूसीएल पे जैसे आप काम कर रहे हो ऐसे ही काम करते रहोगे, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह की मिस गाइडेंस किसी के द्वारा कोई भी आपको बताता है, भ्रामक चीजों से बिल्कुल दूर रहना है आपको। हम यूसीएल जैसे चला रहे हैं ऐसे ही चलेगा हमारा यूसीएल। बस थोड़ा सा फोकस होके ईमानदारी से काम करना, ओवरचार्ज नहीं करना है, डॉक्यूमेंट जो बताए गए हैं उनका ही यूज करना है। रेजिडेंट्स जो आते हैं उनके साथ में अच्छे से व्यवहार करिए, अपने सेंटर पे अच्छे से ब्रांडिंग करके रखिए। जो गाइडलाइन यूआईडीए के द्वारा बताई गई हैं उन गाइडलाइन को पूरा फॉलो करते हुए काम करिए, ठीक है। आप डिसिप्लिन में और गाइडलाइन के अनुसार काम करेंगे, काम करते रहेंगे, हमारा यूसीएल जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी है कि अगले 1-2 महीने 3 महीने बाद कुछ होने जा रहा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपडेट ये हमारा की एरिया है जिससे कि हम अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करके अपने ट्रांजेक्शन्स बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मली डॉक्यूमेंट अपडेट की बात, डेमोग्राफिक अपडेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा अब करेक्शंस नहीं आते हैं। वही जैसे मैं भी हूँ, मैंने अपना अगर एक बार अपना डॉक्यूमेंट अपना डेमोग्राफिक अपडेट करा लिया, डॉक्यूमेंट देके 2-3 साल पहले कभी कराया है कुछ भी, तो मैं बार बार नहीं कराऊंगा। तो अभी जो स्कोप है हमारे पास अपने जो ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाने का, और यूआईडीआई के द्वारा जो हमको एक जिम्मेदारी दी गई है कि सिटीजन्स को हमें सर्विस पहुंचाने में मतलब उनको जो भी आधार से संबंधित समस्याएं होती हैं उनका सॉल्यूशन देने में हमको जो एक टास्क दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, उसको हमें निभाना है। लोगों को थोड़ा अवेयर कीजिए, पहले अपनी नॉलेज जानकारी को कनेक्ट कीजिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए और उसको आगे लेके आप डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट पे काम करिए। डॉक्यूमेंट अपडेट में आप कैसे कर सकते हैं इसके प्रोसेस को हम बहुत बार बता चुके हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। आप यूसीएल क्लाइंट ऑनलाइन क्लाइंट है, हमारा ऑनलाइन चलता है, उस पर ऑनलाइन काम करते हो। इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें जो देखने वाली हैं वो ये चीज़ जरूर चेक कर लेना आप कि जो भी डॉक्यूमेंट वो लेके आ रहा है, ठीक है, पीओआई या पीओई जो भी वो लेके आया है रेजिडेंट, उसकी डिटेल जो आधार है उससे मैच होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई मिसमैच है तो आप ऐसे डॉक्यूमेंट को नहीं यूज करेंगे, नहीं तो फिर वो डॉक्यूमेंट एरर में जाएगा और रिजेक्शन काउंट होगा हमारी आईडी पे, ठीक है। तो पीओआई पीओए नाम, पता, जन्म तिथि जो भी चीज़ वो लेके आया आप उससे मैच कर लीजिए, जो आधार उसका बना हुआ था पहले से। अगर किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि उसमें मिसमैच है तो आप रेजिडेंट को सजेस्ट कर सकते हो कि महोदय आप जो डॉक्यूमेंट लेके आए हो आपका जो आईडी एड्रेस प्रूफ है, लेकिन जैसे मान लीजिए उसके आधार में नाम है प्रीति कुमारी एग्जाम्पल के लिए, और वो डॉक्यूमेंट लेके आया उसमें केवल प्रीति लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे उसका सरनेम नहीं है, उसका जो लास्ट नेम है वो उसमें ऐड नहीं है, ठीक है। तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आप या तो अपने डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करा लो। अगर वो डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करा लेगा अपने तो उसके डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जरूरत किसको कराने की जरूरत है, बार बार वही बात हो रही है कि जिन्होंने कभी भी डेमोग्राफिक्स में कोई भी चेंज नहीं कराया अपना, कभी भी 10 साल से पहले आधार बना था उनका और वो चेंज नहीं कराए डेमोग्राफिक डिटेल, तो ऐसे लोगों को दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत है, अपलोड कराने की जरूरत है अपने आधार में, ठीक है। चार्जेस आपको इसके पता ही है, 50 रुपये चार्ज है। डेमोग्राफिक डिटेल के लिए भी हम लोग 50 रुपये ही चार्ज करते हैं, सेम इसके लिए भी 50 रुपये चार्जेस निर्धारित किए गए हैं यूआईडीआई के द्वारा, ठीक है। बाकी प्रोसेस फ्लो, ये जो क्लाइंट पे हम लोग काम करते हैं ये सबको पता है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट जहाँ पे आपका क्लाइंट है कहाँ पे आया है, ये एक नया फीचर। आप नॉर्मली डेमोग्राफिक अपडेट करते हो तो जो अपडेट ऑनलाइन अपडेट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हो आप लोग, लेकिन यहाँ के लिए आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करोगे, आधार नंबर डालोगे, उसकी डिटेल फैच करोगे, वेरीफाई करोगे अपने आधार से उसके आधार को, और फिर उसके बाद में आप जो डिटेल है उसकी डेमोग्राफिक डिटेल वो स्क्रीन पे शो होने लगेगी। इस डेमोग्राफिक डिटेल को पीओआई पीओए जो वो लेके आया उससे मैच कर लीजिए। आप मैच कर रहे हैं तभी, अगर मैच हो रही हैं चीज़ें तभी आप आगे बढ़िए और उसको सबमिट कर दीजिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप नॉर्मली एनरोलमेंट करते हो। यहाँ पे एनरोलमेंट फॉर्म जो अपडेट रिक्वेस्ट है उस पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है। एनरोलमेंट फॉर्म, एनरोलमेंट स्लिप दोनों चीज़ें आप कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो एनरोलमेंट है जैसे होते हैं हमारे नॉर्मली उस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट अपडेट पे मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की कि इस पे हमारे द्वारा जो हमारी परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा ख़राब है और यूआईडीआई के द्वारा बहुत ही नाराज़गी जताई जा रही है कि हम लोग इस पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है कि डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट पे काम करें आप लोग। डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट में जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे
कि बिल्कुल ही डिटेल जो आपकी मैच होनी चाहिए डॉक्यूमेंट से। इसमें थोड़ा सा कुछ एक रिलैक्सेशन यूआईडीआई के द्वारा दी गई, एक सर्कुलर यूआईडीआई के द्वारा जारी हुआ है, जिसमें कि उन्होंने कुछ चीजें क्लियर की, जो मैं आपको एक स्लाइड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थी उसमें भी डिस्कस कर रहा था, कि अगर पीओआई जैसे नाम है, नाम में अगर थोड़ा बहुत मिसमैच है, क्या मिसमैच है? इन केस वेयर द पार्ट ऑफ नेम आर नॉट सेम सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस उसका आगे पीछे है। जैसे मान लीजिए कोई भी वो लेके आया डॉक्यूमेंट, उसमें उसका नाम जो था राम सुंदर मनोहर है, ठीक है, और आधार में उसका नाम है राम मनोहर सुंदर, ठीक है। तो सीक्वेंस उसका अगर आगे पीछे है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम, इसमें सीक्वेंस में कुछ चेंजेस हैं, तो इस तरह का अगर वो डॉक्यूमेंट लेके आता है तो डॉक्यूमेंट अपडेट फीचर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप नॉर्मली वैसे यूज नहीं करते हैं आप लोग। पीओआई के रूप में आप लोग डॉक्यूमेंट अपडेट फीचर में राम सुंदर मनोहर, अगर सीक्वेंस में चेंजेस है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। किसी की स्पेलिंग में जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में सेम आता है पढ़ने में, है सविता है जैसे किसी का नाम, ऐसे BITA स्पेलिंग में उसके माइनर सा चेंज है, आधार में उसके ऐसे BITA लिखा हुआ है, और वो डॉक्यूमेंट जो लेके आया उसमें लिखा है ऐसे BITHA। लेकिन अगर हम दोनों को पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे दोनों का, तो एक ही आएगा सविता, ठीक है। जैसे अभी वहां पे बात कर रहे थे हम, प्रीति है, प्रीति दो तरह से लिखते हैं, PRITI और PREETI। अगर इस तरह के कुछ थोड़े से माइनर मिस्टेक्स हैं तो आप ऐसे डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे पीओआई के रूप में और डॉक्यूमेंट अपडेट केस में, ठीक है। अगर किसी के नाम में जैसे कुछ लोग नाम शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ पे था ना कि ये बात हो रही थी राम सुंदर मनोहर, आधार में उसके नाम लिखा है, पूरा नाम लिखा हुआ राम सुंदर मनोहर, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो लेके आया, जैसे हो सकता है वो पैन कार्ड लेके आया है और पीओआई के रूप में यूज करना चाह रहा है, तो उसमें RS मनोहर लिखा हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मली होता है, काफी होता है कि उसका वोटर आईडी है या फिर उसका पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, कोई भी और जो डॉक्यूमेंट वो पीओआई के रूप में लेके आया है उसमें वो शॉर्ट में लिखा हुआ है उसका कुछ नाम। तो ऐसे अगर नाम जो है फुल फॉर्म में नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट को यूज कर लेंगे पीओआई के रूप में और डॉक्यूमेंट अपडेट फीचर में, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट पीओआई के रूप में बिल्कुल भी यूज नहीं होगा डॉक्यूमेंट अपडेट फीचर में, और पीओआई के रूप में अब तो आपको बता दी गई चीज कि अब वो हम डेमोग्राफिक डिटेल में भी यूज नहीं करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ग्राम प्रधान, MLA MP किसी से भी करा के ले आते थे पीओआई के रूप में, तो इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। पीओए में भी कुछ एक चीजें थोड़ा सा क्लियर की है, अगर इन केस विलेज नेम एंड डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस प्रूफ में वो डॉक्यूमेंट जो लेके आया है, एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट से आधार में जो डिटेल है, नाम, तहसील और जिला, ये 3 चीजें अगर मैच हो रही हैं और पिन कोड अलग है, मान लीजिए जो आधार में पिन कोड है वो उसके डॉक्यूमेंट के पिन कोड से मैच नहीं हो रहा जो एड्रेस प्रूफ लेके आया है, ये मोस्टली आपको जो सामान्य निवास हो गए या फिर वोटर आईडी वाले केस में बहुत मिलता है, क्योंकि समय समय में जो पोस्ट ऑफिस हैं उनके पिन कोड बढ़ते रहते हैं, परसीमन होता रहता है, तो उस वजह से पिन कोड चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है जब उसने वो आधार कार्ड बनवाया था तो उसमें पिन कोड कुछ रहा होगा उसका, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो जो डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है उसमें पिन कोड कुछ और है उसका, लेकिन उसका गाँव का नाम, डिस्ट्रिक्ट, तहसील बिल्कुल ठीक है, सेम मैच हो रही है, पिन कोड अलग हो रहा है, तो इस केस में आप इसको इग्नोर करेंगे और यूज कर लेंगे उस डॉक्यूमेंट को पीओआई के रूप में। इन केस विलेज नेम एंड पिन कोड, इन्होंने यहाँ पे एक चीज और बोला है, अगर गांव का नाम और पिन कोड मैच हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट अलग है तो भी आप उसको यूज कर लेंगे, इग्नोर करेंगे और यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और क्लियर की है, जैसे एड्रेस प्रूफ में अगर उसके जो गांव, जैसे मान लीजिए ज्यादातर ये जो चीज होती है अर्बन एरियाज में मिलेगी आपको, अर्बन एरियाज में क्या रहता है, वहां पे गली और डिस्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है उसके गली और डिस्ट्रिक्ट में। जैसे मान लीजिए जो एड्रेस प्रूफ है उसका, उसमें गली और डिस्ट्रिक्ट में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट करने के लिए बोला है। ट्रांसलेशन एरर है, एड्रेस प्रूफ जो लेके आया उसमें भी वही, मतलब जैसे हम लोग जो कर रहे थे कि ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें कुछ एरर है, तो इसको जो है एड्रेस प्रूफ वाले पार्ट में हम लोग कंसीडर करेंगे। If resident providing additional information updating POI like board number, landmark, etc, but it is not available in corresponding document given by the residents,
then it may be acceptable. However, flat number, house number should be exactly matched with the POA document. इस पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी है हमने। और ये वाला पॉइंट ज्यादातर एप्लीकेबल होगा किस केस में, ये अर्बन एरियाज में केस में। जो एक ऊपर हम पढ़ रहे थे एड्रेस प्रूफ में, जहां पे कि गांव की बात हो रही थी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, वो गांव वाले केस के लिए पढ़ना बहुत जरूरी था। और ये वाला जो है अर्बन एरियाज के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ये वाला पॉइंट, कि अगर कोई भी रेजिडेंट, उसके वार्ड नंबर, उसका लैंडमार्क जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया है, ठीक है, वो उससे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका फ्लैट नंबर और हाउस नंबर मैच हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज कर लेंगे। क्योंकि इन्होंने अर्बन वाले कैटेगरी में जो हाउस नंबर है या फिर फ्लैट नंबर है उसको मेन एड्रेस प्रूफ माना है। मतलब उसकी आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ के रूप में मेन आइडेंटिटी क्या हो गई, उसका जो फ्लैट नंबर होगा या फिर उसका हाउस नंबर होगा, ठीक है। अगर उसका वार्ड नंबर और लैंडमार्क, जैसे होता है कि नियर बाई लिखते हैं ना कई बार, नियर अग्रवाल स्वीट्स, अब वो जो एड्रेस प्रूफ लेके आया उसमें नियर अग्रवाल स्वीट्स नहीं लिखा हुआ है, आधार में लिखा है, ये आधार में लिखा है, उसमें नहीं लिखा है, लेकिन उसका फ्लैट नंबर, हाउस नंबर ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है दोनों चीजों में, आधार में भी और एड्रेस प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट में भी। तो आप ऐसे डॉक्यूमेंट को यूज कर पाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज किया जा सकता है एड्रेस प्रूफ के रूप में, ठीक है। बैंक स्टैम्प ऑन द फोटोग्राफ इन पासबुक विच इज यूजली स्किप्ड इज नॉट अवेलेबल मे बी आल्सो एक्सेप्टेबल। नॉर्मली क्या होता है कि जो बैंक की पासबुक होती है उस पर फोटो पे स्टैंप वगैरह रिक्वायर्ड रहती है, लेकिन डॉक्यूमेंट अपडेट फीचर में अगर वो नहीं भी है तो इन्होंने बोला है इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। इफ पीओआई डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन्स और देयर इज मिसमैच इन स्टेट पिन कोड ड्यू टू रिवीजन इन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज of the state, district, sub district, the resident may advise to get her address update in आधार। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोला है कि अगर इन केस जो एड्रेस प्रूफ वो लेके आया है, अगर वो स्टेट और पिन कोड की जो उसकी बाउंड्रीज, उस मतलब कुछ भी वहाँ पे जियोग्राफिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं, अगर वो सही में पिन कोड्स और वो सब चीजें चेंज हुई है, वो उस बाउंड्री से दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में क्रॉस हो रही हैं, तो वहां पे तो फिर उसको भी चेंज कराने की जरूरत है, आप उसको सजेस्ट करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का या सब डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड अगर वो लेके आ रहा है तो आप यूज कर लेंगे, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। जो पिन कोड मिसमैच वाली बात थी उन्होंने केवल उस चीज के लिए बोला होगा कि जैसे होता है ना कि जो मेन पोस्ट ऑफिस है उसके जो बीओ होते हैं, ब्रांच ऑफिस होते हैं, तो मेन पोस्ट ऑफिस के जो पिन कोड है उसके अंदर जितने बीओ आते हैं वो आ रहे होंगे, तो उसको कंसिडरेबल बोला है इन्होंने। ऐसा नहीं कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का ही पिन कोड है तो वो वहां पे वो करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख के ही करेंगे। ये डॉक्यूमेंट अपडेट में जो कुछ एक चैलेंजेस आ रहे थे आप लोगों का, ज्यादातर जो हमारे आधार ऑपरेटर्स हैं, हम लोगों ने फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, बीसीबी करते हैं, तो उसमें पॉइंट्स आता था कि सर जो पुराने लोगों के आधार बने हुए हैं ना, वो आज की डेट में जो आधार डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं अपडेट कराने के लिए ना, उनमें काफी चेंज है, नाम गलत होते हैं, उनके एड्रेस गलत होते हैं। तो नाम और एड्रेस जो चीजें यहाँ पे क्लियर की गई हैं, अगर इतने लेवल तक गलत है तो आप कंसिडर कर सकते हैं और उसके डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर कुछ गलत है, ज्यादा करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो फिर उसको डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट कराने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज हमने जो है डॉक्यूमेंट की जो नई लिस्ट जारी की उसके बारे में समझा, एनरोलमेंट फॉर्म जो अपडेटेड जारी किए गए उसके बारे में समझा, डॉक्यूमेंट अपडेट जो प्रोजेक्ट है उस पर हमने फिर से दोबारा से रिवाइज किया कि इस पे काम करने की जरूरत क्यों है, ठीक है। और उसमें कुछ एक अमेंडमेंट किए गए कि किस लेवल तक जो डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ कमियां हैं तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में समझा। और लास्ट स्लाइड में आपके साथ में 5 मिनट और डिस्कस करूंगा पेनल्टीज और एरर्स, क्योंकि सबसे मेन पार्ट यही है। पिछले कुछ एक समय से हमारे साथ में एक चैलेंज फेस कर रहे हैं हम लोग कि आए दिन कोई ना कोई ऑपरेटर हमारे सस्पेंड हो जाते हैं डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे, और सस्पेंड तो होते ही है, साथ में कुछ ना कुछ पेनल्टी भी जो है एज पर यूआईडीआई गाइडलाइन वो इम्पोज होती है। तो उसको थोड़ा सा 5 मिनट और समझ लेते हैं, फिर आप जितने भी बीएलई भाई इस सेशन को देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग पेशेंसली इसको लाइव सेशन को देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जरूरी थी, कुछ अपडेट्स तो मैं आपके बीच में लेके आया है, जाने अनजाने में या फिर जानकारी के अभाव में मेजर गलतियां ना हो हम लोगों से, तो समय समय पे हम इस तरह के लाइव सेशंस या फिर ट्रेनिंग सेशंस करते रहते हैं। ट्रेनिंग एक ऑन गोइंग पार्ट्स है,
जब भी कोई काम कर रहे हैं तो जो अपडेट्स आते हैं तो उन अपडेट्स को अपने कार्यशैली में लाने के लिए, प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेनिंग्स का करते रहना बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग करना और ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना दोनों ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग देने वाले तो ट्रेनिंग देते जा रहे हैं, उनको तो देना है, बताना है, समझाना है, लेकिन जो ट्रेनिंग जिनको लेना है, जो ट्रेनिंग है, अगर वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनकी जानकारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और वो पुरानी जानकारी को लेके चलेंगे तो फिर उसमें जो है आपके एरर काउंट होंगे, और फिर आपके खिलाफ जो भी एक्शन है वो लिया जा सकता है। कुछ एक एरर, जो बड़े एरर हैं, फोटो के रूप में हो जाते हैं कई बार, जो है फोटो किसी का लगा दिया, फोटो का फोटो खींच लेते हैं। हालांकि यूसीएल पे तो ये चीज हम लोग फोटो से संबंधित कुछ काम करते नहीं है, लेकिन जो नॉर्मली हमारे एएसके ऑपरेटर्स हैं या फिर जो नया एनरोलमेंट करते हैं ऑपरेटर्स, उनके साथ में ये चीजें आती हैं कि कई बार निकलता है, जो क्यूसीटी में हमको शेयर करती है, देखिए ये फोटो का फोटो खींच लिया। भाई जो है लाइव फोटो खींचना होता है, जो रेजिडेंट आ रहा है उसका ही फोटो खींचते हैं, ठीक है। पीओआई, पीओआर, पीओबी जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लगा के कुछ और डॉक्यूमेंट लगा दिया, ठीक है। कई बार जो डॉक्यूमेंट है वो मिसिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम चेंज करना था या नाम में कुछ करेक्शन करने थे, तो वो डॉक्यूमेंट स्कैन ही नहीं किया, ठीक है। फोटो मिसिंग, फोटो नहीं है, फोटो अगर किसी का वो कर रहे हैं पीओआई, ये बड़े चेंजेस, मतलब बहुत बड़ी गलतियां हैं कि आप किसी का अगर नाम चेंज में करेक्शन कर रहे हो, एड्रेस में करेक्शन कर रहे हो, उसकी डीओबी करेक्शन कर रहे हो, और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट ही हमने नहीं लिया, या प्लेन डॉक्यूमेंट हमने स्कैन कर दिया, ठीक है ना, तो ये जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आता है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट में जाता है। तो ये बहुत बड़ी गलतियां हैं हमारे द्वारा। कई बार डेमोग्राफिक अपडेट करते समय हम वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो बहुत मतलब एब्यूजिंग लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या ऑफेंसिव लैंग्वेज होती है, मतलब जो लैंग्वेज बिल्कुल ही वैलिड नहीं है, उस तरह की हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं वहाँ पे। ये सब चीजें पढ़ने में आती हैं, जो क्यूसीटी में पढ़ती है वो समय समय पे हम लोगों को साझा करती है। तो किसी भी तरह की अनपार्लियामेंट्री या फिर ऑफेंसिव लैंग्वेज का हमें वहाँ पे इनपुट नहीं करना है। पीओआई, पीओआर, पीओए में ट्रांसलेशन एरर होते हैं कई बार, जो है ज्यादातर जो है वो केसेस में पाए जाते हैं, जैसे दूसरे स्टेट्स के लोग हैं। हालांकि इस तरह की जो चेंजेस हैं हम लोग अपने यूसीएल के माध्यम से नहीं कर पाते हैं, जो हमारे एएस के ऑपरेटर्स हैं या फिर जो नए एनरोलमेंट करते हैं ईसीएमपी क्लाइंट के थ्रू, जो अगर किसी का उस तरह के करेक्शन है जहाँ पे कि लैंग्वेज में चेंजेस होते हैं, तो वो उसके माध्यम से होते हैं, यूसीएल के माध्यम से वो वाले इस तरह के हम करेक्शन नहीं कर पाते हैं। बायोमेट्रिक यूसीएल के माध्यम से नहीं होता, लेकिन एएस के ऑपरेटर्स हैं हमारे या फिर बड़ी मशीन में एनरोलमेंट करते हैं, ये उस वाले केस में रहता है। डीओई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एरर, डीओई 1, डीओई 2 क्या होता है, जो अभी हम पिछली स्लाइड में देख रहे थे, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, मिसिंग डॉक्यूमेंट, जो ग्रेव एरर रहता है, ठीक है, ये डीओई 1 की कैटेगरी कहलाता है। डीओई 2 पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट स्कैन किया वो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें फ्लूट लगाया, ब्राइटनर लगाया है, जो डॉक्यूमेंट था वो उसका पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। पुअर क्वालिटी से मतलब किसी ऐसा नहीं कि कोई गरीब आदमी लेके अपना डॉक्यूमेंट लेके आया है, ठीक है। पुअर क्वालिटी से मतलब है कि जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया था वो डॉक्यूमेंट या तो पेपर, जैसे मान लीजिए कई बार कुछ लोग बहुत पुराने डॉक्यूमेंट अपन उनके रखे हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी इतनी खराब हो गई है, पेपर इतना खराब हो गया है वो रीडेबल नहीं है, पढ़ने में नहीं आ रहा कि जो डेमोग्राफिक डिटेल है उसका नाम पता उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट में आएगा। इनवैलिड डॉक्यूमेंट, इनवैलिड डॉक्यूमेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट की वैलिड लिस्ट है, आईडी, एड्रेस प्रूफ और डीओबी पीओआर के लिए यूआईडीआई के द्वारा जो जारी की लिस्ट है, उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से डॉक्यूमेंट ना यूज करके कुछ और डॉक्यूमेंट यूज कर लिया, तो ये डीओई 2 में जाएगा। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, आपने जैसे किसी का कोई भी आधार में जो करेक्शन कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट कुछ लेके आया और आप डेमोग्राफिक डिटेल उसकी कुछ और भर रहे हैं। जैसे नरेंद्र कुमार किसी का नाम आधार में है, ठीक है, उसका आप करेक्शन करने जा रहे हैं, नरेंद्र कुमार शर्मा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट लेके आए उसमें नरेंद्र कुमार ही है, तो ये डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच हो जाएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट वो लेके आया है उसमें आपने डेमोग्राफिक डिटेल उसकी जो है वो एंट्री कुछ और की है और आधार में उसके कुछ और है, डॉक्यूमेंट में कुछ और है, तो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच में जाएगा वो। अननेसेसरी, जैसे कई बार ना डॉक्यूमेंट कोई लेके आता है तो वो उसमें उसका लैंडमार्क, हाउस नंबर या गली नंबर, जैसे कुछ लोग लिखवाते हैं कि नियर बाई, जो मैं आपको एग्जांपल अभी बीच में भी दिया, नियर अग्रवाल स्वीट्स, ठीक,
लोग बोलते हैं मुंह से कि हाँ हमारा ये कर दीजिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट लेके आए उसमें नहीं है नियर अग्रवाल स्वीट्स, जो भी वो एड्रेस प्रूफ लेके आया होगा। और आप क्या करते हैं, उसके कहे अनुसार डेमोग्राफिक डिटेल उसकी वहां पे एनरोलमेंट क्लाइंट में करते समय ऐड कर देते हैं। तो ये डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच कहलाएगा कि वो डॉक्यूमेंट जो लेके आया था उस डॉक्यूमेंट में वो चीज नहीं थी जो आपने अननेसेसरी एड ऑन कर दी अपनी तरफ से। इसीलिए डेमोग्राफिक अपडेट करते समय बिल्कुल एग्जैक्ट चीजों को चेक कर लीजिए कि जो डेमोग्राफिक डिटेल वो अपडेट कराने आया है उससे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट लाया है वो बिल्कुल मैच हो रहा है। ऐसा तो नहीं है आप अननेसेसरी अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन कर रहे हो या उसके ओरली कहने पे कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे नहीं करना, नहीं तो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच होगा, डीओई 2 काउंट होगा वो, ठीक है ना। डेमोग्राफिक एरर्स कुछ और होते हैं, जेंडर फोटो मिसमैच, एज फोटो मिसमैच। जेंडर फोटो मिसमैच क्या होगा? जेंडर फोटो मिसमैच ये होगा कि भाई वो चूंकि फोटो से ही पता लग जाता है ना लोगों का जेंडर कि वो मेल है फीमेल है क्या है। फोटो से तो वो लग रहा है राम सिंह होना चाहिए, लेकिन आपने उसको कर दिया प्रीति देवी। जेंडर डिफाइन होता है फोटो से ही। तो इस तरह की जो होता है, या फिर एज है, एज भी लोगों की लगभग एक एज ग्रुप के बाद आप चेक कर पाते हैं कि हाँ भाई इसकी एज कितनी हो सकती है। किसी का फिजिकली फोटो से चेक किया जा सकता है लगभग कि उसकी एज कितनी हो सकती है। किसी बच्चे का फोटो लगा हुआ है, बच्चे की फोटो आ रही है और आप एज उसकी कर रहे हैं 50 ईयर्स, तो ये एज फोटो मिसमैच में चला जाता है। एरर इन नेम, इनकम्प्लीट एड्रेस, ये भी जो इनकम्प्लीट एड्रेस हो गए। हाँ, कंप्लीट एड्रेस का मतलब कंप्लीट एड्रेस किसको बोला जाता है? पिन कोड होना जरूरी है? उसका गांव है तो गांव का नाम जरूरी है उस पर। कई बार जैसे अर्बन एरिया में अगर बात करें तो वहां पे हाउस नंबर, फ्लैट नंबर ये जरूरी है। आप केवल वहां पे डाल दोगे वार्ड का नाम डाल दिया और आपने वहां पे डाल दिया कि वो उसका डिस्ट्रिक्ट ये है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक वार्ड है और वार्ड में बहुत सारे फ्लैट बने हुए होते हैं। वहां तो स्ट्रीट भी होती हैं। तो स्पेशली जो इनकम्प्लीट एड्रेस है वहाँ पे आपको, जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे जरूर ध्यान देना है कि जो रेजिडेंट आया है उसके डॉक्यूमेंट को चेक करिए। अगर उसके डॉक्यूमेंट में कंप्लीट एड्रेस नहीं है तो उसको सजेस्ट करिए कि आप जो डॉक्यूमेंट लेके आए हो, आप शहर में रहते हो, इतना बड़ा शहर है, आपका केवल वार्ड नंबर पड़ा है, इसमें हाउस नंबर फ्लैट नंबर नहीं पड़ा है, ये इनकम्प्लीट है। आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आओ जिसमें कंप्लीट एड्रेस हो आपका, ठीक है ना। रिलेशनशिप मिसमैच, रिलेशनशिप जो एचओएफ बेस्ड हम लोग करते हैं एनरोलमेंट, तो वहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो प्रूफ नहीं हो रहा होता है कई बार, ठीक है, और हम उसको यूज कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप मिसमैच में ये भी एक डेमोग्राफिक एरर में काउंट होता है। ये थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे पेनल्टी को समझाने की कोशिश की गई है। जो पेनल्टी थी वो भी रिवाइज कर दी गई है यूआईडीआई के द्वारा। डीओई 2 के बिहाफ पे अब जो पेनल्टी है वो 1000 रुपये पर पैकेट लगती है। डीओई 2 में 1000 पर पैकेट है, और डीओई जो 1 है या फिर और जो एरर, या फिर जैसे मान लीजिए हम ओवर चार्ज करते हैं या फिर हम सॉफ्टवेयर के साथ में टेम्परिंग करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाई गई हैं कि आप लोग अगर इस तरह की भी गलती करोगे तो कितनी तक पेनल्टी लग सकती है। डीओई 1 वाले केस में अब 10,000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी हो गई है। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट या मिसिंग डॉक्यूमेंट, जो हम लोग अभी पिछली लास्ट वाली स्लाइड में समझा था। फोटो ऑफ फोटो, फोटो का फोटो अगर आप कैप्चर करते हैं, ये आपके लिए, हमारे यूसीएल पे काम करने वाले ऑपरेटर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल ईसीएमपी क्लाइंट पे न्यू एनरोलमेंट करते हैं हमारे एसके ऑपरेटर्स हैं या फिर और भी जो करते हैं काम, तो उसके लिए फोटो का फोटो अगर आप कैप्चर करते हो तो 50,000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी लगती है इस तरह से। अनपार्लियामेंट्री या फिर ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज करते हैं डेमोग्राफिक एंट्री करते समय, तो 1,000 रुपये पर पैकेट। ओवर चार्जिंग केसेस में 50,000 रुपये पर पैकेट। अनऑथराइज एनरोलमेंट सेंटर, अनऑथराइज एनरोलमेंट सेंटर, जैसे कई बार आप लोग देखते हो ना कि आप कि वो सेंटर ऐसा सेंटर है जिसपे कि उसको ऑथराइजेशन नहीं मिला है काम करने का, वो ऑथराइज नहीं था फिर भी काम कर रहा है और उसको पकड़ा गया, गलत तरीके से काम कर रहा है, बाईपास तरीके से काम कर रहा है, तो या फिर कुछ और गलत तरीके से काम कर रहा है, वो जो सॉफ्टवेयर उसके साथ कुछ टेम्परिंग करके काम किया है उसने, तो इस तरह के केसेस में 50,000 रुपये पेनल्टी यूआईडीआई के द्वारा इम्पोज की जाती है। तो इस पेनल्टी क्लॉज को सब लोग अच्छे से समझ लीजिए। डीओई 1 और डीओई 2 जो एरर्स थे उनकी पेनल्टी को थोड़ा रिवाइज किया है यूआईडीआई ने। डॉक्यूमेंट्स में जो हमारे कुछ एक एरर्स होते हैं वो हम उसको समझ चुके हैं, इस पर अब डिटेल में बात नहीं करते हैं। ये इसमें थोड़ा सा चीज़ें समझ लीजिए कि कभी भी आप काम कर रहे हो अपनी मशीन में
तो हमें दूसरे की मशीन में अपनी आईडी डाल के लॉगिन नहीं करना है, अपना क्रेडेंशियल दूसरे की मशीन में कभी भी लॉगिन नहीं करना है। आपने जिस स्टेशन आईडी जिस लैपटॉप में एक बार लॉगिन किया है उस पर ही काम करना है। लैपटॉप चेंज के लिए भी आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है। लैपटॉप चेंज केस के लिए आप लोगों को हम लोग पहले ही बताया हुआ है, जब तक कि आपका लैपटॉप में कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट जिसकी भी आपकी लैपटॉप बिल्कुल डैमेज हो गया या आपका लैपटॉप चोरी हो गया है, तो चोरी वाले केस में आप एफआईआर की कॉपी हम लोगों को शेयर करोगे, तभी आपकी लैपटॉप चेंज की रिक्वेस्ट जो है वो एंटरटेन होगी। ऐसे नहीं कि आज आपने ये लैपटॉप रजिस्टर कराया, आप फिर सोच रहे हो कि सर हम 2 दिन बाद या 1 महीने बाद दूसरा लैपटॉप चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी रीजन से लैपटॉप चेंज जो पॉलिसी है, उसका पॉलिसी बनी हुई है कि किस तरह से लैपटॉप चेंज आप करा सकते हैं। और लैपटॉप जो आप पे रजिस्टर्ड है, आपने जिस पे एक बार काम ऑनबोर्ड किया अपने आप को, आपको केवल अपने ही लैपटॉप में काम करना है, दूसरे पे ऑनबोर्ड नहीं करना है। किसी भी तरह से आधार से संबंधित आधार, किसी भी रेजिडेंट का आधार हो गया, उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जैसे स्कैन किए हुए आधार आप अपने लैपटॉप में रखते हैं तो वो रखना, या हार्ड कॉपी कोई किसी का आधार रह गया या फिर आप कई बार फोटो कॉपी रख लेते हो, तो इस तरह का कोई भी आधार डॉक्यूमेंट आप अपने सेंटर पे नहीं रखेंगे, आपके सेंटर पे ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट आप जब डेमोग्राफिक डिटेल एंट्री करते हो तो सन ऑफ और डॉटर ऑफ, इसको अब यूआईडीआई ने मतलब बंद कर दिया है। सन ऑफ डॉटर ऑफ हम लोग यूज नहीं करते हैं, केवल क्योर ऑफ यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्योर ऑफ ही यूज करें आप लोग। अननेसेसरी चेंज इन जेंडर एंड डीओबी, क्योंकि जेंडर और डीओबी की लिमिटेशंस हैं चेंज करने की, और जेंडर में तो कोई डॉक्यूमेंट भी यूज नहीं होता है, तो किसी का भी जेंडर या डीओबी अननेसेसरी चेंज ना करें। जैसे कोई नाम चेंज कराने आया और आपने उसका जो है हंसी मजाक में जेंडर चेंज कर दिया, तो प्लीज ऐसा नहीं करना है, उसके लिए प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जेंडर चेंज करने का एक ही उसके लिए ऑप्शन है, एक बार वो उसने आपने कर दिया और उसके बाद में फिर उसको फिर आर जाना पड़ेगा और उसका समय भी खराब होगा और परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा उसको, ठीक है। Aadhaar is attached in case of HOF enrollment will be not valid। यहाँ पे बात हो रही है, कई बार क्या करते हैं जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो HOF बेस्ड एनरोलमेंट करते हैं और उसमें आधार कार्ड अटैच कर देते हैं, ठीक है ना। तो HOF बेस्ड जो एनरोलमेंट होंगे उसमें आधार कार्ड नहीं अटैच करना है, आधार कार्ड से रिलेशनशिप नहीं प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो HOF बेस्ड एनरोलमेंट करते समय आप लोग आधार कार्ड अटैच ना करें, ठीक है। 5वां 8वां क्लास की जो मार्कशीट है वो वैलिड और डीओबी चेंज तभी है जबकि वो किसी बोर्ड से इशू की हुई होती है, ठीक है ना। इसीलिए जो 10th 12th की मार्कशीट है उसको यूज करने के लिए आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो बोर्ड्स हैं वो 5वां 8वें जो होते हैं उनको बोर्ड्स में कंसीडर, यहाँ अपने यूपी में जो बेसिक्स के स्कूल होते हैं और वो सब होते हैं उसको कंसीडर नहीं करते। अगर बोर्ड से इशू की हुई मार्कशीट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं डीओबी वाले केस में। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जेंडर, जेंडर में कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, मोबाइल नंबर के लिए भी कोई डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं होती है, मेल आईडी के लिए भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जेंडर, मोबाइल और मेल आईडी, इन 3 केस में किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। एनरोलमेंट फॉर्म रेजिडेंट के द्वारा भरा जाता है, वो डिटेल उसमें भरेगा और आप सिंपल उसका अपडेट कर देते हैं, ठीक है। वोटर आईडी अगर पीओआई और पीओए दोनों के रूप में यूज हो रहा है तो दोनों तरफ से स्कैन किया जाता है, ठीक है। कई बार एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी यूज करते हैं और बस फ्रंट वाला पेज स्कैन करते हैं ऑपरेटर्स, तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। एड्रेस प्रूफ में अगर यूज हो रहा है तो आप फ्रंट बैक दोनों स्कैन करके उसका दोनों पार्ट अपलोड करेंगे। ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो दिखाए गए हैं कि किस किस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं हम लोगों को, वाइटनर ओवर राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाइटनर यूज किया गया है इसमें, यहाँ डेट में वाइटनर लगा के करेक्शन किया गया है एनरोलमेंट फॉर्म पे। अब मैं सभी बीएलई भाई से आज का सेशन कंप्लीट करने की अनुमति चाहूँगा। सभी बीएलई भाई जो इस सेशन को देख रहे थे, जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।